Should we start? Yes. ठीक है। इतनी अभी जो अपना सीए फाउंडेशन का है, आज अपन शुरू कर रहे हैं लॉ। ठीक है। मोर ओवर सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो आपका लॉ इन टोटल 100 मार्क्स का नहीं है। लॉ इज ओनली ऑफ 60 मार्क्स और 40 मार्क्स आपका वो जो इंग्लिश है करस्पॉन्डेंस पार्ट इज फॉर 40 मार्क्स। सो इन शॉर्ट आपका आज का जो टॉपिक है वो है अपना बिजनेस लॉ, which is there for 60 marks. ठीक है। नाउ आज मैं आपको आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट नो वेरियस अदर सब्जेक्ट्स मार्क्स, अभी के लिए वो डिस्कस नहीं करेंगे। जब अपन थोड़ा सा आगे चले जाए आफ्टर अ वीक और सो, फिर अपन कैसे आंसर्स को प्रेजेंट करना है, कौन से पेपर्स अपने थ्योरी है, कौन से पेपर्स अपने ऑप्शनल है, मार्क्स मतलब एमसीक्यू बेस्ड है, ऑल दैट थिंग आई विल डिस्कस लेटर ऑन। आज सिर्फ एक लाइट लाइट डिस्कशन करेंगे और एक शुरुआत करेंगे ऑफ बिजनेस में। ठीक है। आज मैं कुछ बहुत हेवी कुछ नहीं करना चाहता हूँ, फर्स्ट डे है, थोड़ा सा इंटरेक्शंस आपसे भी चाहिए, मुझे आपका भी ओपिनियन चाहिए, एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ वन ऑफ द टॉपिक ऑफ दिस बिजनेस। ठीक है। ओके। ओके सर। या अभी बिजनेस लॉ में आपको इन शॉर्ट आपको 5 एक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, 5 एक्ट्स पढ़ने। ये 5 एक्ट में से 4 एक्ट है जो इंपॉर्टेंट है, एक एक्ट ऐसा है जो लीस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब उसका वेटेज 5-10% के आसपास होगा, मतलब आउट ऑफ 60 मार्क्स 5 मार्क्स का एक आधा क्वेश्चन उसके ऊपर बेस्ड होगा। रिमेनिंग जितने भी मार्क्स है 50-55 मार्क्स, दैट इज बेस्ड ऑन दोस 4 एक्ट्स। पहले कैसा था, जब आपका सीपीटी था तब सबके पास सिर्फ 3 ही एक्ट हुआ करते थे, बट लेटर ऑन दे फाउंड कि बहुत कंपनीज एक्ट और एलएलपी एक्ट दो ऐसे एक्ट है, क्योंकि वो इतने बड़े हैं कि वो इंटर और फाइनल लेवल पे जब देते हैं तो वो ज्यादा हो जाता है बच्चों को समझने के लिए। सो व्हाट दे डिड, उन्होंने कुछ पार्ट, वो जो एक्ट्स इंटर और फाइनल में थे उसका कुछ पार्ट उन्होंने फाउंडेशन में शिफ्ट कर दिया। तो 3 एक्ट तो पहले से ही है, 2 एक्ट नए ऐड हुए हैं। उसमें से एक एक्ट यही है जो इररिलेवेंट वाला है, जिसको अपन एलएलपी एक्ट बोलते हैं, और एक एक्ट कंपनीज एक्ट ऐड हुआ है जो पहले नहीं हुआ। सो एलएलपी एक्ट का वेटेज काफी लो है। रिमेनिंग 4 एक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलमोस्ट हर एक एक्ट में से आप 15 से 20 मार्क्स का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ दिस पेपर इज मैक्सिमम, एक मिनट को पता चलता है फोन में, एक मिनट रुको। हाँ भरत, हाँ भरत बोल। हेलो, हेलो। हाँ चालू किया है ना, देखी है ना। हाँ हाँ हाँ, यस यस। ठीक है, ठीक है। आज अपन उन चारों एक्ट में से एक एक्ट चालू कर रहे हैं, दैट इज द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। आप सिर्फ अभी के लिए एक नोटबुक कैरी करो, ओवर द पीरियड बेस्ट मटेरियल अपना इंस्टीट्यूट का है, तो अपन मैक्सिमम इंस्टीट्यूट का मटेरियल रेफर करेंगे और एक्स्ट्रा मटेरियल मैं आपको दूंगा। आपके पास सिर्फ एक नोटबुक हैंडी रखो, जो कुछ भी क्रूशियल पॉइंट्स है सिर्फ आपने वो पॉइंट्स पे जॉट डाउन किए तो भी चलेंगे। तो अभी के लिए कुछ लिखना नहीं है एज सच, बस एक बुक हाथ में रहे। तो आज अपन चालू कर रहे हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अच्छा, आपने पार्टनरशिप के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे ना अभी स्कूल में? यस सर। यस। तो यस आपने सर। आप लोग अभी मतलब पार्टनरशिप का अकाउंटिंग एस्पेक्ट देख रहे हो, करेक्ट? आप अभी देख रहे हो कि पार्टनर्स कैपिटल लाते हैं, पार्टनर्स को ड्राइंग्स जब वो करते हैं या वो जो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करते हैं, ऑल दैट थिंग, उसका आपने अकाउंटिंग एंट्रीज आप देख रहे हो। नाउ दिस एक्ट is moreover other nitty-gritties except accounting, एक्चुअल में उसका लीगल स्टेटस और जो भी इर्द गिर्द वो पार्टनरशिप के अगेंस्ट घूमता है, इसके बारे में दिस एक्ट इज कंप्लीटली देयर। वेरी वेरी सिंपल वन, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें है इसमें।
मतलब कई कई पे कोई कोई लॉज में क्या होता है ना, कोई कोई लॉ समझने में आपको दिक्कत आती है। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब अपन जाएंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इंटरप्रिटेशन के मतलब एक ही चीज के तीन चार इंटरप्रिटेशन निकल सकते हैं। आपके सामने अगर मैंने एक केस डाल दिया कॉन्ट्रैक्ट का और आपको मैंने चार ऑप्शंस दिए, आपको चारों ऑप्शन सही लगेंगे, उतना कंफ्यूजिंग है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बट वैसा पार्टनरशिप एक्ट नहीं। पार्टनरशिप एक्ट काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि दीज आर द रूल्स एंड दिस इज हाउ यू हैव टू फॉलो। तो एम्बिग्विटी ज्यादा आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मिलेगी, ज्यादा आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट में मिलेगी। पार्टनरशिप एक्ट वो हिसाब से काफी 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 सिंपल है। ठीक है। आज थोड़ा बेसिक चालू करते हैं अबाउट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अच्छा, ये एक्ट आया कब है? 1932। तो क्या इसके पहले पार्टनरशिप हुआ नहीं करते थे क्या 1932 के पहले? मतलब ऑलमोस्ट नाउ 90 इयर्स बिफोर, 90 साल पहले आया हुआ एक्ट है। अभी 90 साल पहले आया, पर क्या उसके पहले पार्टनरशिप नहीं होता था क्या? तो होता था। उसके पहले भी पार्टनरशिप होता था, बट वो आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर्ड था। एक एक्ट है, अपने ही सिलेबस का एक एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बाद में पढ़ेंगे इसको। इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक हिस्सा हुआ करता था पार्टनरशिप पहले के जमाने में। बट फिर बाद में गवर्नमेंट ने और आपके लॉ अथॉरिटीज ने इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से उस पार्टनरशिप के पार्ट को हटाया और उसका अलग से एक एक्ट बना के दे दिया। मतलब पार्टनरशिप एक्ट पहले से ही है, वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था। 1932 के बाद सेपरेट एक्ट बना दिया। उतना ही है कि पार्टनरशिप एक्ट में ये भी लिखा हुआ है दैट इफ एनीथिंग इज नॉट रिटन इन पार्टनरशिप एक्ट, तो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को जाके रेफर करो। मींस व्हाट दे आर सेइंग इज, अगर आपको पार्टनरशिप एक्ट में कुछ नहीं मिलता है तो इवन यू कैन रेफर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉर। आपको आपके वीडियोस ऑन रखने पड़ेंगे। ठीक है। सो पार्टनरशिप एक्ट simply says that if any law or any provision is not specifically mentioned in Indian Partnership Act, you have to refer back to Contract Act। इतना भी क्लियर लिखा हुआ है क्योंकि पहले सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट हुआ करता था। अब जब अपन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ेंगे 1932 का, सबसे पहले कुछ चीजें जैसे आपने अकाउंटिंग किया हुआ है, मुझे बताओ कभी भी पार्टनरशिप में आपने कभी भी एक इंसान को देखा है क्या? ओनली वन पर्सन एज पार्टनर ए और ओनली पार्टनर बी और ओनली पार्टनर सी, और इट इज मिनिमम टू। मिनिमम टू। मिनिमम टू, करेक्ट। बिकॉज व्हाट इज द स्टेटमेंट, एक मिनट आपको मैं स्टेटमेंट दिखाता हूँ। स्टेटमेंट क्या बोलता है? ये आपका सीए मटेरियल है। स्टेटमेंट क्या बोलता है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। व्हेनेवर आई यूज द वर्ड पर्सन्स, मतलब एक चीज तो क्लियर है कि पर्सन्स मतलब एक आदमी तो नहीं हो सकता, मिनिमम आपको दो लोग तो लगेंगे ही लगेंगे। आपको लॉ में एक चीज समझना है कि यू हैव टू इंटरप्रेट द सेंटेंसेस। एक लाइन में ही आपको एंड और भी लिखा होगा, उसका बहुत बड़ा डिफरेंस होता है लॉ में। अगर कोई चीज से बोला है ना दिस एंड दिस, इसका मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। इफ लॉ में लिखा है दिस और दिस, मतलब कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ईच एंड एवरी वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू गो फॉर योर लॉ। तो पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। व्हेनेवर दे यूज द वर्ड पर्सन्स, पर्सन्स मींस एक से ज्यादा लोग। एक मिनट। इसमें क्या है? ठीक है, चलो, नो प्रॉब्लम।
whenever they say persons मतलब ये चीज तो क्लियर है कि इसको दो लोग लगे, who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all. ये एक ही लाइन में they have covered each and every important aspect of partnership. एक बार जरा लाइन वापस पढ़ो. Partnership is a relation between persons who have agreed to share the profits. अच्छा, where they have written profits मतलब लॉस कैसे शेयर करने का, शेयर प्रॉफिट्स लिखा है, agreed to share the profits, ये एक्ट का सेंटेंस है, सेंटेंस एक्ट से उठाया हुआ है. तो एक्ट ने बोला हुआ है पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स. व्हाट अबाउट लॉसेस? इसका मतलब क्या लॉस शेयर नहीं करना? सर लॉस भी शेयर करना पड़ेगा उन्हें. कहाँ लिखा है बेटा? एक्ट में तो कहाँ लिखा है? दे हैव सेड एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स. ऑफ कोर्स प्रॉफिट्स और लॉस में डिफरेंस तो है. यस सर डिफरेंस है, पर सर कोई भी बिजनेस जब भी स्टार्ट होता है तो सर उसका मोटिव हमेशा यही रहता है कि हम लोग प्रॉफिट्स ही अर्न करेंगे. बराबर. हम कभी ये सोच के नहीं चलते कि हमें लॉस पर इनकर हो करना सकता है ना. पड़ेगा. तो सर बराबर है. इसीलिए उस स्टेटमेंट में प्रॉफिट लिखा है. नहीं, क्योंकि ये आप सोच के चलते हो कि प्रॉफिट होगा, बट क्या रियल लाइफ में लॉस होता है कि नहीं होता है? तो क्या जब एक्ट बनाया होगा किसी ने, तो उसने क्या ये सोचा होगा कि हर एक बिजनेस प्रॉफिट ही कमाएगा? जब आप कोई लॉ बनाते हो तो आप क्या ये सोच के बनाओगे कि प्रॉफिट ही अर्न करेगा कोई बिजनेस ओवर द पीरियड? मतलब लॉस आया तो फिर क्या? नो सर. लॉस आया तो फिर क्या? तो एक्चुअल में लॉस शेयरिंग इज नॉट कंपल्सरी. प्रॉफिट शेयरिंग कंपल्सरी है, प्रॉफिट शेयर करना ही करना पड़ेगा, बट लॉस शेयरिंग कंपल्सरी नहीं है. मतलब समझ लो तीन पार्टनर है ए बी सी. सी बोलता है मैं पैसा लगाऊंगा बिजनेस में, बट मेरे को लॉस नहीं चाहिए. अगर लॉस हुआ मैं शेयर नहीं करूंगा. क्या ये पॉसिबल है? यस इट इज पॉसिबल. सी कैन से आई एम पार्टनर ओनली फॉर प्रॉफिट्स नॉट फॉर लॉसेस. तो एक्ट में भी क्लियर मेंशन है कि अगर प्रॉफिट से 101% सारे पार्टनर में शेयर होगा, लॉसेस शेयर करना इज ऑप्शनल. हाँ, जनरल कॉमन पार्लांस में हम बात करते हैं तो अपन क्या बोलेंगे? प्रॉफिट भी शेयर करो, ऑफ कोर्स लॉस भी शेयर करो. जनरली ऐसा नहीं होगा कि लॉस शेयर नहीं करेंगे, बट अगर ऐसा कोई क्लॉज मेंशन्ड है आपके एग्रीमेंट में कि किसी पार्टनर ने अगर बोला कि मैं लॉस नहीं शेयर करूंगा, तो ये पॉसिबल है. ठीक है, तो कभी मत बोलना कि प्रॉफिट है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका 1:1:1 है, इसका मतलब लॉस शेयरिंग रेशियो भी 1:1:1 होगा, ऐसा जरूरी नहीं. ठीक है, ठीक है. तो अपन स्टेट, इसलिए हर एक वर्ड का बहुत रेलेवेंस रहेगा व्हेन यू गो टू रीड द लॉ. लॉ में हर एक शब्द के ऊपर आप केस दे सकते हो. आगे चल के जब अपन केस लॉ देखेंगे ना, तो केस लॉ में आप देखोगे कि एक एक शब्द पे, मतलब इवन नो ये प्रॉफिट्स वर्ड को पिक किया उन्होंने, उसके ऊपर भी केस लॉ बना दिया कि इसके ऊपर भी झगड़ा किया उन लोगों ने कि ये प्रॉफिट्स लिखा हुआ है तो देखो क्या ऑल दैट थिंग. तो मींस लॉ में इतना फाइट होता है ऑन ईच एंड एवरीथिंग कि आपको इंटरप्रिटेशन करते वक्त उसको आराम से समझ के पढ़ के ही बोलना है. सिर्फ लाइन देख के अपने मन से कोई भी असम्पशन नहीं है. ठीक है. ऑडियो ही नहीं आ रहा है वेदांत, ऑडियो तो चालू है बेटा मेरा. आपके एंड पे कोई इशू? सर मुझे अभी आवाज आने लगी. सर मैं कब से आपकी क्लास ज्वाइन करके बैठा था. ओह, ये मेरा तो कब से चल रहा है बेटा ऑडियो, पता नहीं. अभी आ रहा है? सर मैंने फर्स्ट टाइम किया तो शायद इसी वजह से. ठीक है, अभी आ रहा है ना आवाज? यस. ठीक है. हमने शुरू किया था पार्टनरशिप एक्ट, तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि पार्टनरशिप का मतलब क्या है. उसमें ये लिखा हुआ था पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्संस. पर्संस वर्ड यूज किया है, इसका मतलब है प्लूरल फॉर्म में. प्लूरल है मतलब एक आदमी तो नहीं है. तो पार्टनरशिप के लिए आपको प्लूरल मतलब एक से ज्यादा लोग चाहिए, मतलब मिनिमम 2. ये मैंने फर्स्ट लाइन से उठाया इंटरप्रिटेशन. पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस. ठीक है, उससे मैंने बनाया कि दो लोग होने चाहिए who have agreed to share the profits. तो हमारा यही बात चल रहा था कि agreed to share profits. What about losses? एक्ट ने तो लिख दिया है कि पार्टनरशिप ऐसा बिजनेस है जहां पे प्रॉफिट शेयर करो, बट ये तो लिखा नहीं है कि लॉस शेयर करो. बराबर है? यस सर. हाँ, तो एक्चुअल में भी ऐसा ही है कि लॉस शेयरिंग ऑप्शनल है. आपको लॉस शेयर करना है नहीं करना है वो पार्टनर्स का अपना अपना अंदर का अरेंजमेंट है.
लॉ नहीं बोलता है कि लॉस भी शेयर करना चाहिए, पार्ट प्रॉफिट शेयर करना चाहिए, ये लिखा हो। लॉस के बारे में कुछ नहीं बोला है, लॉस शेयरिंग इज ऑप्शन। इसका मतलब है अगर 3 पार्टनर्स है, तीनों का अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 है, मतलब इक्वली प्रॉफिट शेयर करते हैं, बट सी बोलता है कि प्रॉफिट हुआ तो मेरा 1/3, लॉस हुआ तो मेरा कुछ भी नहीं। लॉस ए और बी शेयर करेंगे, प्रॉफिट हुआ तो हम तीनों शेयर करेंगे। क्या ये पॉसिबल है? तो हाँ, ये पॉसिबल है। यस। ठीक है, बट जनरली ऐसा नहीं होगा। अच्छा, ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ लॉस शेयरिंग का, दिस शुड बी मेंशन्ड, लिखा हुआ होना चाहिए। ये हमने ओरली बात कर लिया या ये मैंने अज्यूम कर लिया कि मैं लॉस शेयर नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। इट शुड बी स्पेसिफिकली मेंशन। अगर मेंशन नहीं किया है तो क्या, तो लॉस भी वैसे ही शेयर करेंगे जैसे हम प्रॉफिट शेयर करते हैं। तो जब भी हम क्वेश्चंस करते हैं इन अकाउंट्स, वी अज्यूम कि एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट्स एंड लॉसेस विल बी शेयर्ड इन द रेशियो, बट रियलिटी में यू मे हैव अ डिफरेंट अरेंजमेंट फॉर सेटलिंग योर लॉसेस एंड डिफरेंट फॉर प्रॉफिट्स। ठीक है, आर वी गुड? यस सर। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स तो देखे अपन ने, 2 लोग चाहिए मिनिमम और प्रॉफिट शेयर करना कंपल्सरी। अब उन्होंने बोला है ना हु हैव अग्रीड। अभी आप लोग अग्री कैसे करते हो कोई भी चीज के लिए? हाउ डू आई से कि somebody has agreed? आई थिंक सो चला गया वेदांत वापस, उसका कुछ कनेक्शन इशू है क्या? इज योर फ्रेंड? एक की यस सर, ही इज माय क्लासमेट। अच्छा, उसका कनेक्शन इशू। वेदांत आपके तो कुछ नेटवर्क इशू शायद। आपको आ रही है आवाज वेदांत? यस सर आ रही। हाँ यस सर आ रही। ठीक है। सर एक्चुअली वो फर्स्ट टाइम जूम पे ज्वाइन हुआ है। ओ, क्यों तुम्हारे स्कूल में कैसे होते हैं टीम्स पे? सर हमारे गूगल मीट गूगल से। क्लासरूम से, गूगल क्लास गूगल मीट से होते हैं सर। गूगल मीट से? ओह, यस सर। गुड गुड, चलो ठीक। अब यहाँ पे वर्ड है हु हैव अग्रीड। अग्रीड मतलब आपने कोई चीज पे कंसेंट दिया है, बराबर, एग्री किया। आप पार्टनर्स ने एग्री किया हुआ है। हाउ डू यू एग्री ऑन पर्टिकुलर थिंग? आप क्या आप ओरली एग्री कर सकते हो कोई चीज पे कि भाई ए और बी? सर कर सकते हैं लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं रहेगा। करेक्ट, कर सकते हो, एग्री आप कर सकते हो। वैसे तो आप ओरल भी कर सकते हो, बट वही उसका प्रूफ नहीं रहेगा। मतलब कल को अगर डिस्प्यूट हुआ तो मैं तो पलट जाऊंगा ना, मैं तो बोलूंगा कि कीर्ति ने ऐसा बोला ही नहीं था। कीर्ति बोलिए मैंने तो ऐसा बोला था, बट दिस थिंग इज नॉट कैनॉट बी प्रूव्ड बिकॉज वो लिखा हुआ नहीं। सो अग्रीड का यहाँ पे वर्ड है, अग्रीड वर्ड का मीनिंग है कि दोनों जितने भी पार्टनर्स है सबने एग्री किया है, बट वो एग्री करने का तरीका ओरल भी हो सकता है, वो रिटर्न भी हो सकता है, दोनों अलाउड है। लॉ बोलता है दोनों अलाउड है। अगर आपने ओरली भी कोई चीज की है, ओरली भी कोई पार्टनरशिप के बारे में बात करके पार्टनरशिप शुरू की है, लीगली अलाउड है। बट इश्यूज क्या आएंगे? इश्यूज आएंगे जब डिस्प्यूट होगा तब। जब तक डिस्प्यूट नहीं हो रहा है ओरल एग्रीमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने वेदांत ने बात कर लिया, कल से बिजनेस चालू, वी कैन डू इट। कुछ लिखा नहीं, कुछ नहीं, बात करते हैं, बिजनेस चालू कर देंगे। बट जब डिस्प्यूट होगा उस टाइम पे आपके ओरल एग्रीमेंट को कोई वैल्यू नहीं रहेगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ओरल पार्टनरशिप इज नॉट वैलिड, इट इज वैलिड। बट व्हाट इज रिकमेंडेड? रिकमेंडेड इज आपने लिखा हुआ स्मॉल स्केल। होना चाहिए। हाँ विराट बोलो। सर स्मॉल स्केल या फिर सर उससे भी नीचे वाली बिजनेस वही उसी से स्टार्ट होती है जैसे सर Correct. दुकान स्टार्ट करनी है। शुरुआत में तो देखो नया नया तो आपको भी मुझ पे ट्रस्ट है, मेरे को भी आपके ट्रस्ट है, तो अपन शुरू कर देते हैं। वो कैसा होता है जब जब ऑपरेशंस बहुत बढ़ जाते हैं और जब हर एक पार्टनर हर एक चीज पे ध्यान नहीं रख पाता है, उस केस में दे प्रीफर कि सब लोग अपने आप को सिक्योर कर लो, एग्रीमेंट में सब कुछ लिख दो। छोटे स्केल पे ठीक होता है कि यू आर फुल टाइम वर्किंग, ही इज फुल टाइम वर्किंग, उस केसेस में शायद जरूरत नहीं पड़ता है, बट डिस्प्यूट के केस में यू शुड हैव अ रिटर्न एक्ट। तो ठीक है, आपने अग्री करना है, ओरली करो, लिख के करो, अग्री करो। अब एक सेंटेंस है यहाँ पे, क्या करने के लिए? हमको यहाँ पे दुनिया की सेवा करने के लिए नई पार्टनरशिप बनानी। क्या करने के लिए करने का है? बिजनेस करने के लिए। प्रॉफिट। मतलब अगर बिजनेस नहीं है तो क्या हम पार्टनरशिप में है? नहीं। मैंने आप दोनों को बोला चलो अपन तीनों मिलके एक एनजीओ खोलते थे पार्टनरशिप में, और अपन लोग रोज भूखे लोगों को खाना खिलाएंगे। नाउ दिस
इज पार्टनरशिप इन योर आईज, बट एज पर पार्टनरशिप एक्ट ये पार्टनरशिप नहीं काउंट होती है, क्योंकि क्या, तुम लोग कोई रियल बिजनेस कर नहीं रहे हो, तुम्हारा इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं है। मतलब अगर कोई पार्टनरशिप वैलिड होनी चाहिए, उसके लिए क्या जरूरी है, देयर शुड बी अ बिजनेस। अगर बिजनेस नहीं है, पार्टनरशिप नहीं हो सकती। शायद शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स हो तो भी पार्टनरशिप है। लाइक फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए थे, मिस्टर ए के दो बच्चे हैं, ठीक है, मिस्टर ए के दो बच्चे हैं, बी और सी। अब मिस्टर ए डाइड, ठीक है, उनकी डेथ हो गई। अब उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो बी और सी को पास ऑन हो गई, बराबर। ए का डेथ हो गया तो ए की प्रॉपर्टी बी और सी को पास ऑन हो गई, बच्चों को इक्वली हाफ हाफ चली गई। और बी और सी को उस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उन्होंने वो चीज भाड़े पे लगा दी और उसका उनको रेंट मिलता है, उसका उनको क्या मिलता है, रेंट। और वो दोनों रेंट शेयर कर लेते हैं, बी बोलता है आधा रेंट तू रख, सी बोलता है आधा रेंट मैं रख। क्या यहाँ पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स है क्या? आर वी शेयरिंग प्रॉफिट्स? यस सर। यस, वी आर शेयरिंग ना। आधा प्रॉफिट मैं रख रहा हूँ, आधा प्रॉफिट तू रख रहा है। तो क्या हमारी भी पार्टनरशिप हो गई क्या, बी और सी की? यस सर, लगभग हो ही गई। सोचो सोचो सोचो, देखो मिस्टर ए की कोई प्रॉपर्टी है, बंदा मर गया, उसके बच्चों को उसकी प्रॉपर्टी पास हो गई, उन दोनों बच्चों ने मिलके वो प्रॉपर्टी लगा दी रेंट पे, उसका उनको रेंट आ रहा है, वो रेंट शेयर कर रहे हैं। दो लोग हैं, 2 पर्सन है, ठीक है, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, कर रहे हैं, अग्री कर रहे हैं, कर रहे हैं, बट क्या वो कोई बिजनेस कर रहे हैं क्या? नो सर। नो। If they are not doing a business, then it will not be treated as partnership. मतलब बस प्रॉफिट शेयर कर लिया हम दोनों ने किसी चीज पे, इससे हम पार्टनर्स नहीं बन गए और हमारी पार्टनरशिप नहीं बन गई। उसके लिए क्या होना जरूरी है, आपका बिजनेस होना जरूरी है। तो हम लोग को ओनर्स है किसी प्रॉपर्टी के, हम लोग प्रॉपर्टी के रेंट को शेयर करते हैं। तो हम लोग दो लोग हैं, हमने अग्री किया है, हम प्रॉफिट शेयर करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पार्टनर्स हैं, क्योंकि हम कोई बिजनेस नहीं है। ठीक है, तो बिजनेस होना चाहिए, दैट इज मस्ट। चैरिटेबल या एनपीओ या कुछ कुछ नॉट फॉर प्रॉफिट करना होगा तो उसके लिए पार्टनरशिप अलाउड नहीं। तो क्या करो उसके लिए, उसके लिए ट्रस्ट खोल दो, उसके लिए तुम एक एनपीओ खोल दो, उसके लिए तुम एक सोसाइटी खोल दो। तुमको अगर जन दुनिया की सेवा करनी है तो तुम ये वे से बिजनेस करो या काम करो। अगर तुमको बिजनेस करना है तो ही पार्टनरशिप में आना। ठीक है, सो 4 पॉइंट्स है। दो लोग मिनिमम होने चाहिए, अग्री किया है मतलब एग्रीमेंट होना चाहिए, ओरल या रिटर्न। क्या शेयर करेंगे, प्रॉफिट्स, लॉसेस के लिए कुछ नहीं लिखा हुआ है, उनके ऊपर है, जनरली प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही होगा। और क्या करना चाहिए, बिजनेस। और लास्ट पॉइंट, दैट इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर। ये काफी 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 इंपॉर्टेंट है। लाइक ए बी सी डी, 4 पार्टनर्स या 4 दोस्त मिलके बोलते हैं हम पार्टनरशिप करेंगे। तो पहले कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मोर देन 2 है, अग्री कर लिया, अग्री कर लिए। क्या क्या अग्री किया, हम लोग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को इक्वली शेयर करेंगे और हम लोग करेंगे एक बिजनेस। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब क्या, कौन कौन बिजनेस कर सकता है अगर ये 4 साथ में होंगे? हु कैन डू बिजनेस? कैन आई से ऑल 4 कैन डू टुगेदर? ऑल 4, ए बी सी डी, चारों धंधा कर सकते साथ में मिलके, करेक्ट। फर्स्ट केस होता है कि ए बी सी डी चारों मिलके धंधा करें। और कौन कर सकता है, हु कैन डू, एनीवन। कैन ओनली ए डू बिजनेस फॉर ABCD? Can only A do business for ABCD? यस सर। Yes, वापस पढ़ो। Carried on by all मतलब चारों करे, और any of them acting for all मतलब कोई एक भी करे सबके लिए तो भी चलेगा। तो ए बोलता है कि मैं जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आता हूँ फर्म के लिए, चलेगा क्या? हाँ। बी और सी साथ में बोलते हैं हम दोनों जाके करके आते हैं, चलेगा क्या? चलेगा। ए और डी बोलते हैं हम जाके करके, चलेगा क्या? चलेगा। बी बोलते हैं मैं अकेला कर लूंगा, विल इट गो? यस। मतलब एक पार्टनर जाए, 2 पार्टनर जाए, 3 पार्टनर जाए या चारों जाए, all the cases are valid. So all 4 can work, even 1 person can work for the entire 4.
इसका स्टेटमेंट का वर्ड है carried on by all or any of them acting for all. इसको बोलते हैं, there is a term which is very very important, इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। इसके ऊपर सीधा 5 मार्क का क्वेश्चन आया था एक बार, एक्सप्लेन म्यूचुअल एजेंसी। व्हाट इज म्यूचुअल एजेंसी? एक बंदा सबके लिए काम करे, सब सारे लोग एक के लिए काम करे बराबर, वन फॉर ऑल फॉर वन। तो पार्टनरशिप में सिंपल चीज बोली हुई है कि एक पार्टनर ने भी अगर कोई डिसीजन लिया तो पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म उसके लिए लायबल रहेगी। अब मैं जब बात करता हूँ ना कि ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, सी भी पार्टनर है, डी पार्टनर है, बट जब मैं उन चारों को साथ में बोलता हूँ ना, साथ में, दैट टाइम दे बिकम अ फर्म। मतलब ऑल पार्टनर्स टुगेदर बिकम्स अ फर्म, पार्टनरशिप फर्म जिसको हम बोलते हैं। तो अगर आप इंडिविजुअली बोले तो वो पार्टनर्स है, अगर आप उनका पूरा ग्रुप देखें तो उसको बोलेंगे फर्म। तो क्या ए ने कोई ट्रांजैक्शन किया, क्या फर्म लायबल है? हाँ। बी और सी ने कोई ट्रांजैक्शन किया, क्या फर्म लायबल है? हाँ। ए और डी ने कुछ किया, क्या फर्म लायबल है? हाँ। कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो आप, क्या फर्म लायबल रहेगी? रहेगी, क्योंकि स्टेटमेंट में क्लियर लिखा है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखो, इस पे इतना स्ट्रेस देने का रीजन ये है कि इसके ऊपर झगड़े होते हैं, इसके ऊपर बड़े बड़े केसेस हो चुके हैं। तो ईच एंड एवरी वर्ड हैज क्रिटिकल मीनिंग इन लॉ। आपको लगेगा कि ये तो सिंपल चीज समझ गए हमको, बट ऐसा नहीं है। जब आप सामने केसेस आएंगे ना तो आपको लगेगा कि अच्छा ऐसा भी पॉसिबल है क्या, अच्छा ये भी हो सकता है क्या, दैट टाइम द थिंग्स बिकम कॉम्प्लिकेटेड। इसलिए आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दैट पॉइंट बिकॉज वो बहुत क्रूशियल। अब जब ए कर रहा है ना काम, किसके लिए? बी सी डी के लिए। मुझे बताओ, ए जब काम कर रहा है बी सी डी के लिए, अगर आपके लिए कोई काम करता है तो उसको आप क्या बोलते हो? एजेंट या प्रिंसिपल? आपके लिए कोई काम करता है तो उसको आप क्या बोलते हो? एजेंट की प्रिंसिपल? आपके लिए कोई काम कर रहा होगा, एजेंट। एजेंट, बराबर। तो बी सी डी क्या बोलेंगे? ए हमारा क्या है? ये हमारा एजेंट है। अच्छा, क्या ए के काम के लिए बी सी डी रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है? ए के काम के लिए क्या बी सी डी Yes, रिस्पॉन्सिबल है? अच्छा, एजेंट के काम के लिए जनरली कौन होता है रिस्पॉन्सिबल? प्रिंसिपल, करेक्ट? एजेंट के काम के लिए कौन है रिस्पॉन्सिबल? yes, प्रिंसिपल, sir. राइट। तो ए जब काम कर रहा है, ए बिकम्स agent for all the remaining partners or the firm becomes the principal। जब बी काम करता है किसी फर्म के लिए तो बी बन जाता है एजेंट, और बचे हुए पार्टनर्स या पूरी की पूरी फर्म बन जाती है क्या? पूरी की पूरी फर्म बन जाती है प्रिंसिपल। मतलब जब मैं एज अ पार्टनर काम कर रहा हूं तो मैं एज अ एजेंट काम कर रहा हूं बचे हुए लोगों के लिए, और बचे हुए लोग मेरे को मान रहे हैं एजेंट, मैं उनको मान रहा हूं प्रिंसिपल, करेक्ट? जब कोई और काम कर रहा है वो बंदा अपने आप में एजेंट है, मैं उसका प्रिंसिपल हूँ। इसका मतलब, डोंट यू फील दैट अ सिंगल पर्सन पार्टनर इज अ एजेंट आल्सो एंड अ प्रिंसिपल आल्सो? जब खुद काम करे तो एजेंट, जब उसके लिए कोई और काम करे तो प्रिंसिपल, राइट? यस, Yes, sir. yes. So every partner in the business is agent as well as the principal। ये स्टेटमेंट आएगा तो इसका अंडरस्टैंडिंग क्या है कि जब वो खुद काम करे he becomes agent for remaining, जब कोई और उसके लिए काम करे he becomes principal for that। और हमेशा याद रखना, एजेंट के काम के लिए प्रिंसिपल हमेशा लायबल रहेगा, ये एक ग्लोबल रूल। तो ए ने काम किया, बी सी डी कैन नॉट से कि हम लोग लायबल नहीं है, नहीं तुम लोग ही लायबल हो, या तुम लोग मतलब ऑफ कोर्स उसमें ए भी आएगा। ए के काम के लिए ए बी सी डी चारों लायबल रहेंगे, बी के काम के लिए भी ए बी सी डी चारों लायबल रहेंगे। सेम वे कोई दो पार्टनर काम करे तो बचे हुए दो भी उतने ही लायबल रहेंगे। आई होप अंडरस्टैंड हो रहा है ये चीज, दैट इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो मतलब 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या? 2 लोग होने चाहिए मिनिमम, एग्रीमेंट होना चाहिए, रिटर्न ओरल दोनों चलेगा। क्या करने के लिए? शेयर प्रॉफिट्स, लॉसेस का कुछ बोला नहीं है। क्या करने के लिए? बिजनेस, नॉट फॉर चैरिटेबल पर्पसेस, अलाउड नहीं, बिजनेस होना चाहिए। किसके और कौन करता है बिजनेस? एक आदमी भी कर सकता है,
सारे लोग भी कर सकते हैं, ऑल केसेस आर अलाउड। ये 5 पॉइंट्स है या 5 एसेंशियल एलिमेंट्स है या 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको जो बोलना है बोलो। आप बोलो 5 एलिमेंट्स क्या है, तो ये 5 एलिमेंट्स है। आप बोलो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ एनी पार्टनरशिप। और अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होने वाला है आपके पास। और कभी कभी क्या होता है, इसमें से कुछ पॉइंट्स आते हैं बट तो भी वो पार्टनरशिप नहीं कहलाती है, उसके भी कुछ रीजंस हैं। क्योंकि पांचों की पांचों केसेस या 5 ऑल दीज 5 थिंग्स शुड बी सैटिस्फाइड। ठीक है, आर वी ओके विद दिस प्राइमा फेसी? आई एम नॉट सेइंग कि मैंने खत्म कर दिया उसको, बट क्या फर्स्ट थॉट जो था अबाउट दैट डेफिनेशन, क्या वो अंडरस्टैंड हो रहा है? आर वी गुड? यस सर। ओके। ओके, एक मिनट रुको, पहले अपन अपनी एंड पे खत्म करेंगे, फिर आगे फिर जाएंगे कंटेंट पे। ठीक है, समरी कर देता हूँ एक बार। मिनिमम 2 पर्सन्स। अभी तक मैंने ये पर्सन्स क्या है ये बताया नहीं, अभी तक पर्सन होता क्या है ये मालूम नहीं अपने को। ठीक है, अब आपकी नजर में होगा कि एक आदमी ही पर्सन है, ऐसा नहीं। ये पर्सन्स कौन, जो लॉ के नजर में पर्सन है, जो लॉ के नजर में पर्सन है, वो पर्सन की बात चल रही है। ठीक है, तो नेचुरल पर्सन को मत इमेजिन करना, इसमें कुछ और लोग भी आ सकते हैं। ठीक है, पर मिनिमम 2 लोग होने चाहिए। वो लोग क्या है वो बाद में देखते। ठीक है, सेकंड क्या होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। लॉस शेयरिंग is not mandatory. You can have a different working for loss, but वो स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए, स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए। अगर वो लिखा नहीं है तो मानेंगे अपन की लॉस और प्रॉफिट सेम ही रेशो में शेयर किए जाए। थर्ड, अग्रीड, तो अग्रीमेंट होना चाहिए। अग्रीमेंट ओरल एंड रिटर्न दोनों अलाउड है। रेकमेंडेड क्या है, रिटर्न रेकमेंडेड। वैसे ओरल किया तो फिर क्या होता है, फिर कोर्ट को बहुत सारे फैक्ट्स प्रूव करने पड़ेंगे आपको कि आप, जैसे कुछ लोग ओरल एग्रीमेंट करते हैं और फिर कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट ऐसा नहीं बोलेगा कि ओरल है तो कुछ भी नहीं करेंगे हम, हमारे पास कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आपने कुछ ट्रांजैक्शन किए हैं, आपने कुछ व्यवहार किए हैं, कभी कभी कुछ टेप किया होता है, किसी के पास फोन का रिकॉर्डिंग होता है, मेनी थिंग्स आर देयर। सो यू हैव टू प्रूव बेसिकली कि आपका इंटेंशन क्या था, आपका काम क्या है। तो ओरल में क्या है ना, ओरल में आपको जो एक्सप्लेन करना है वो बढ़ जाए, रिटर्न में जरूरत नहीं पड़ेगा कि रिटर्न में सब कुछ लिखा हुआ है। तो रेकमेंड हम करते हैं लिखा हुआ होना चाहिए, ओरल भी हो तो भी चले। फिर फोर्थ बताओ जल्दी जल्दी, क्या क्या देखा है? मिनिमम 2 लोग होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, एग्रीमेंट, और क्या क्या करने के लिए पार्टनर्स बने अपन, क्या करने के पार्टनर्स बने अपन? बिजनेस। बिजनेस। अच्छा, बिजनेस मतलब क्या, सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग क्या? अगर 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 हम 2-3, मैं डॉक्टर हूँ समझ लो, मैं हम 3 डॉक्टर मिलके पार्टनरशिप बनाते हैं, तो चलेगा क्या, हम लोग कुछ बेचते नहीं है? विल इट डू? क्या वो नो बिजनेस में सर, आएगा? बाइंग और सेलिंग। नहीं नो आएगा। सर, बाइंग और सेलिंग जरूरी है। नहीं नहीं ऐसा नहीं। बिजनेस को थोड़ा ब्रॉड और में देखना है। बिजनेस मतलब कोई भी ट्रेड, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो प्रोफेशन हो, चाहे वो सर्विस हो, सब चीजें उसमें इंक्लूडेड है। जनरली तो उल्टा सर्विस में ज्यादा पार्टनरशिप होता है। आपने देखा है कोई भी सीए फर्म जाके देख लो ना, सीए फर्म क्या है, पार्टनरशिप तो है। करेक्ट, कोई भी सीए फर्म क्या होता है, पार्टनरशिप तो होता है, जब जहाँ पे 5-6 सीएस मिलके एक फर्म बनाते हैं। अब वो तो कुछ नहीं बेच रहे, वो तो क्या सर्विसेज दे रहे हैं ना। तो जनरली तो उल्टा सर्विस सेक्टर में तो
सारे पार्टनरशिप ही होंगे मैक्सिमम। बिजनेस में तो भी कुछ और हो सकता है, जनरली सारे पार्टनरशिप भी होंगे। तो बिजनेस को यहाँ पे एकदम कंसाइज डेफिनेशन नहीं लेना है बाइंग एंड सेलिंग का। ट्रेड प्रोफेशन सब अलाउड है, ट्रेड प्रोफेशन सब अलाउड है, ठीक है। एवरी ट्रेड, ओके सर। एवरी ट्रेड या प्रोफेशन सब चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस मतलब बाइंग एंड सेलिंग होना चाहिए। एंड लास्ट, दैट इज म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी जहां पे क्या, वन पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल एक्टिंग फॉर वन। सो इट इज बेसिकली carried on by all or any of them। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना, क्योंकि ये सबसे क्रूशियल पार्ट है इसका। अब तक मैंने एक भी पॉइंट को डिटेल में डिस्कस नहीं किया है, सिर्फ आपको ऊपर ऊपर आइडिया दिया कि ऐसा ऐसा करेंगे। इसके अंदर बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, बहुत सारे व्यूज बनेंगे, धीरे धीरे देखेंगे इसको। तो आई एम गोइंग टू रिविजिट दिस डेफिनेशन एन नंबर ऑफ टाइम्स। जब तक अपन पूरा पार्टनरशिप एक्ट खत्म नहीं करते हैं ना, हम बार बार इस डेफिनेशन की तरफ आते जाएंगे और अपने आप को ही क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या हम उसके अंदर फिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। तो ओवर द पीरियड हम लोग बार बार इस डेफिनेशन को भी देखने ही वाले हैं। अभी के लिए आप बस समरी आपके पास रखो कि ये 5 पॉइंट्स अपने लिए क्रूशियल है जब भी अपने को कोई पार्टनरशिप चेक करनी है, राइट। कैन आई प्रोसीड? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने मिनिमम 2 तो बोल दिया, मिनिमम 2 पर्सन्स होने चाहिए, बट कहीं पे भी मैक्सिमम का लिमिट नहीं। और पार्टनरशिप एक्ट ने कुछ नहीं बोला है। पार्टनरशिप एक्ट इज साइलेंट ऑन व्हाट कैन बी द नंबर ऑफ पर्सन्स एज पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप एक्ट ने तो कुछ नहीं बोला है, बट कंपनीज एक्ट ने बोल दिया, कंपनीज एक्ट ने बोल दिया सेक्शन क्या छोड़ दो, अभी क्या समझ लो, एक नंबर है 464 वाला जो सेक्शन है या जो नंबर है, उसने लिख के दे दिया कि कोई भी एसोसिएशन में अगर 50 से ज्यादा लोग होंगे, कोई भी एसोसिएशन में 50 से ज्यादा लोग होंगे तो वो बन जाएगी इलीगल। ये किसने बोला? कंपनीज एक्ट ने। कंपनीज एक्ट ने, पार्टनरशिप एक्ट ने कुछ भी नहीं बोला हुआ है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड है। बट कंपनीज एक्ट ने बोल दिया कि अगर कोई भी एसोसिएशन है जिसमें 50 से ज्यादा लोग अगर होंगे तो ऐसी एसोसिएशन इलीगल मानी जाएगी। मतलब इनडायरेक्टली पार्टनरशिप में हमें कितने लोग अलाउड है? 50 के ऊपर अगर हम करेंगे, पार्टनरशिप एक्ट तो अभी कुछ नहीं बोलेगा, बट कंपनीज एक्ट के हिसाब से हम बन जाएंगे इलीगल एसोसिएशन। इलीगल एसोसिएशन मतलब हमारा कानून की नजर में कोई वैल्यू नहीं रहेगी, राइट। सो इट इज एन इनडायरेक्ट वे ऑफ कैपिंग द मैक्सिमम नंबर। डायरेक्टली नहीं बताया 50, इनडायरेक्टली कंपनीज एक्ट ने बोल दिया 50 के ऊपर अगर लोग होंगे तो बन जाएगी वो इलीगल। तो हम लोग को समझ गया कि हमारा कैप है 50 मेंबर्स का, ठीक है। सो मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। ये बहुत कंफ्यूजिंग होने वाला है क्योंकि जब मैं कंपनीज एक्ट में जाऊंगा तब कुछ अलग नंबर है कंपनीज के लिए। बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, वो लोग पार्टनरशिप के मैक्सिमम कंपनी में लगाते हैं, कंपनी के मैक्सिमम पार्टनरशिप में लगाते हैं। तो अभी से दिमाग में क्लियर कर लो, पार्टनरशिप का मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। 50 का लिमिट इज नॉट गिवन बाय पार्टनरशिप एक्ट, इट इज गिवन बाय सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है। और उन्होंने इस तरह बोला हुआ है कि 50 के ऊपर अगर लोग गए तो फॉर्म बन जाएगी इलीगल। इफ यू वांट टू हैव अ लीगल बिजनेस, ऑफ कोर्स वी हैव टू लिमिट इट टू 50, ठीक है। अब तक अपना डिस्कशन बाकी है ऑन मेनी थिंग्स लाइक पर्संस, मेनी थिंग्स, ठीक है। अभी भी बहुत बहुत कुछ डिस्कशन करना बाकी, ठीक है। अब आपने बोला कि एग्रीमेंट होना चाहिए, उस एग्रीमेंट का नाम है, यू नो हाउ, उसको क्या बोलते हैं? if I have a written agreement, क्या बोलते हैं इसको?
सो पार्टनरशिप डीड। करेक्ट, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड मतलब आप एक डीड बना के आते हो, आप एक लिखा जोखा लिख के आते हो, जिसमें आप बताओगे कि हम लोग जो पार्टनरशिप कर रहे हैं उसमें हमारे क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे। सो एग्रीमेंट जब रिटर्न है उसको बोलते हैं अपन पार्टनरशिप डीड। चलो ठीक है। हाँ कीर्ति बोलो। सर जो आपने अभी सेक्शन हमें बताया है कंपनीज एक्ट का, सर हमें वो याद रखना इम्पोर्टेंट नॉट है रिक्वायर्ड, कि वैसे कौन से सेक्शन में। जनरली जरूरत नहीं पड़ता है वैसे, मतलब आपने अगर ये नंबर नहीं याद रखा तो भी चलेगा, पर कुछ सेक्शन नंबर आगे आएंगे जो याद रखने पड़ेंगे। ये वाला तो नहीं चाहिए अपने को, ठीक है, ये वाला तो नहीं चाहिए। अपन इतना बोल सकते हैं कि एज पर कंपनीज एक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज 50। बाकी सेक्शन नंबर की जरूरत नहीं है। जहां पे भी जरूरत होगी आई विल लेट यू नो। याद रह गया तो अच्छा ही है, 464 याद रह गया तो ठीक है, अगर नहीं रहा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली ओके मैं सर। तुमको इतनी बार वो हैमर करा दूंगा कि तुमको वो याद हो ही जाए। तो डोंट वरी ऑन सेक्शंस का, तुम टेंशन मत लो। तुमको जो नंबर याद करने का है ना, तुमको मैं वो बोल के तुम्हारे दिमाग में वो ऐसा फिट कर दूंगा तुम कभी 3 में नहीं भूलोगे। सो डोंट वरी ऑन दैट। जो भी सेशंस काम के रहेंगे, जिनका नंबर जरूरी होगा, आपके दिमाग में वो चीज फिट हो जाएगी। इट विल टेक सम टाइम, उसको थोड़ा बिल्डअप में टाइम लगेगा, पर ऑटोमेटिकली वो बैठेगी। ठीक है, यस सर। एक बार के लिए आपको दिखा देता हूँ कि पार्टनरशिप डीड में होता क्या है। वैसे बिल्कुल इररेलेवेंट है, इसको याद रखने की जरूरत भी नहीं है, बट आपके क्या बोलते हैं उसको, पूरे टेक्स्ट में कहीं तो लिखा हुआ है तो आपको मालूम होना चाहिए कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा हुआ रहता है जनरली। नेम ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जनरली से ए बी सी डी 4 पार्टनर्स है तो उनका एक फर्म नेम होगा ना, पार्टनरशिप फॉर्म का एक नेम होगा, मेसर्स ए बी सी डी या मेसर्स व्हाटएवर ट्रेडर्स दे आर डूइंग। तो फर्म नेम मतलब एक हो गई 4 पार्टनर्स, उनकी एक फर्म और उस फर्म का नाम। तो उसमें क्या लिखा होगा कि बिग पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है, कौन कौन पार्टनर्स है, उनके नाम, हम क्या बिजनेस करेंगे, कहाँ करेंगे, वो मेंशन है। कभी कभी ये चीज स्किप भी हो सकती है, हमारा बिजनेस क्या है, हमारा बिजनेस जनरल है, हमारा बिजनेस कुछ स्पेसिफिक नहीं है, तो हम लोग कोई कोई नोट नहीं देंगे उस बिजनेस के बारे में। कभी कभी अगर आपको मालूम है कि आपको करना यही धंधा है, तो वी कैन मेंशन कि हमारा बिजनेस ये रहेगा, कब से चालू हो रहा है, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, मतलब क्या हम ये पार्टनरशिप फर्म को जिंदगी भर चलाएंगे, क्या हम पार्टनरशिप फर्म को 2 साल के लिए चलाएंगे, क्या आप पार्टनरशिप फर्म को 2 महीने के लिए चलाएंगे, आपको मेंशन करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दिवाली में सीजन है, पटाखा वटाखा, तो व्हाट डू वी डू, वी कम टुगेदर, वी डू अ पार्टनरशिप ओनली फॉर दिवाली, और दिवाली खत्म हो गया, पार्टनरशिप खत्म। कुछ पार्टनरशिप ऐसी होंगी जिसका कोई ऐसा डेडलाइन नहीं होगा, दे विल बी कंटिन्यूड टिल द टाइम उनके मन में है, तो उस टाइम पे आपको ड्यूरेशन मेंशन नहीं करना है। जब पता हो कि इतने टाइम के लिए रखने वाले हो तो ही मेंशन करो। कितना कितना पैसा लगाया, कैपिटल कितना लगाया, किस, अच्छा कैपिटल, एक मिनट भाई, इससे इससे एक चीज तुमको पूछने की है, तुम लोग तो कर रहे हो अकाउंटिंग, को मालूम ही होगा। मुझे बोलो, कोई फर्म है जिसमें 2 पार्टनर्स हैं, ए और बी, दोनों ने लगाए 5-5 लाख रुपए, ठीक है, इसको बोलेंगे कैपिटल, बराबर। अभी तो इसके लिए मैं कुछ डिस्कशन नहीं करता, तो इसको बोलेंगे कैपिटल, दोनों का, ए का भी कैपिटल और बी का भी कैपिटल, करेक्ट। ये कैपिटल किसका है, ए का और बी का है कि फर्म का है। कैपिटल जब आप बोलते हो, कैपिटल ये ए की नजर से है कि बी की नजर से है कि फर्म की नजर से, फर्म के नजर से। तो फिर ए और बी की नजर से क्या है वो, तुम ए हो और तुम बी हो, तुमने 5 लाख दिए, तुम्हारी नजर से वो 5 लाख क्या है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कैपिटल तुमने बोला फर्म की नजर से है। सर हमारे लिए वो एसेट्स होंगे, क्योंकि फर्म के लिए वो लाइबिलिटी है, तो वेरी गुड, हमारे लिए वो एसेट्स होंगे। ओके, फर्म के लिए लाइबिलिटी है जिसका नाम कैपिटल है, बराबर है, कैपिटल के नाम पे लाइबिलिटी है। तो ए और बी के लिए एसेट है, पर एसेट में भी किस नाम से लिखूंगा मैं उसको,
करंट एसेट। नहीं रे, क्या करंट एसेट? इट इज देयर टिल द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द बिजनेस। कैसे करंट एसेट होगा बेटा? वो तो 20 साल 30 साल जब तक तेरी पार्टनरशिप फर्म चल रही है तब तक वो पैसा अटका पड़ा है। हाउ इट इज करंट एसेट? नो। सर फिक्स सॉरी नॉन करंट एसेट फिक्स आई एसेट वांट अ में हेडिंग, आई वांट अ हेडिंग अंडर दिस यू कैन राइट। यही होता है अपने को ना। यस सर। एक अपन लोग फर्म के लिए एंट्री कर रहे हैं, फर्म के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो अपने में कैपिटल कैपिटल कैपिटल। अरे कभी सोचा है कि ए और बी क्या बोलेंगे इसको? ए और बी के लिए लिखा जाएगा सर याद अंडर इन्वेस्टमेंट्स। For A and B, this will be investments in partnership firm. पार्टनर्स या ओनर्स के लिए कभी भी वो इन्वेस्टमेंट होता है, और बिजनेस के लिए वो हमेशा कैपिटल। ठीक है, चाहे वो पार्टनरशिप हो चाहे वो सोल ट्रेडर हो, फर्क नहीं। अच्छा, अब मेरे को बताओ, इसका मतलब ऐसा है क्या कि बी ने जो भी पैसा दिया बिजनेस को हमेशा वो कैपिटल ही रहेगा, या ए ने जो पैसा दिया बिजनेस को क्या वो हमेशा कैपिटल के नाम से ही लिखा जाएगा? इज इट? क्या कभी ए और बी पैसा दे फर्म को और वो कैपिटल ना माना जाए? ऐसा पॉसिबल है क्या? यस सर सर ये उसको गुडविल बोलेंगे। नहीं नहीं सर, ये हमारा सर अगर ए और बी ने पैसे दिए फर्म को तो सर वो लोन भी हो सकता है। वो लोन भी हो सकता है ना? क्या ए बोल सकता है कि मैं दे रहा हूँ एडिशनल 2 लाख रुपए फर्म को, एडिशनल 2 लाख दे रहा हूँ फर्म को, बट ये कैपिटल के नाम पे नहीं दे रहा हूँ, मुझे ये 2 लाख पे 10% का इंटरेस्ट चाहिए? क्या ये पॉसिबल है? हाँ। Partners यस can सर। also बाय give लोन। loan to the firm. Partners can also give loan to the firm. इसका मतलब एक ही आदमी है, मैं ही ए हूँ, मैंने ही कैपिटल दिया है और मैंने ही लोन दिया है। क्या ये पॉसिबल है? हाँ। मैं ओनर हूँ और मैं ही लेंडर हूँ, पॉसिबल है क्या? हाँ, ये पॉसिबल है। ठीक है, तो हमेशा ये मत बोलना कि पार्टनर ने दिया है मतलब कैपिटल होगा, ऐसा जरूरी नहीं। तो फिर कैपिटल नहीं है और लोन है, इसमें आप डिफरेंशिएट कैसे करते हो कि भैया ये पैसा ना ए ने दिया है इसको कैपिटल बोलेंगे, और कुछ और दिया है इसको अपन लोन बोलेंगे? हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन द अकाउंट? ऑन व्हाट बेसिस? बंदा तो एक ही है ना, ए तो एक ही है। ए ने दे दिया 5 और ए ने ही दिया 2। तुमने एक को बोला कैपिटल, एक को बोला लोन, तो तुमने क्या देखा जिसकी वजह से तुमने डिफरेंस कर दिया? सर तो हाँ बोलो। अगर मैं एडिशनल कैपिटल की बात नहीं करूंगी अभी, और सिर्फ मैं पर्टिकुलरली सिर्फ कैपिटल के ऊपर बात कर रही हूँ, तो सर जो मेरा कैपिटल होगा वो हम लोग पार्टनरशिप डीड में लिखेंगे कि ये ए का कैपिटल है ठीक जो है। ए ने फर्म में लाया है, ठीक और बी का कैपिटल है। ठीक है। और सर लोन फिर लोन इसलिए क्लासिफाई हो जाएगा क्योंकि सर उस लोन हम लोग पहले से ही फर्म को नहीं देते हैं, और सर अगर दे भी रहे होंगे तो उसका पीरियड टाइम ऑफ पीरियड वहां पे दिया रहता है। ओके। और सर उसके ऊपर इंटरेस्ट भी हम लोग कितना चार्ज करने वाले वो भी हमें मेंशन करना पड़ता है। और ए को क्या मिलता है 5 लाख के बदले में? कैपिटल दिया है उसके बदले में ए को क्या मिलता है? सर वहां पे भी सर एक्चुअली इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करने में है ना सर, मेरे को भी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि सर इंटरेस्ट अब हम सिंपल दोनों पे चीज है। देते हैं, इंटरेस्ट नहीं। ऑन। अच्छा, मतलब आप पार्टनर्स को जो वो कैपिटल दे रहे हैं उसके लिए आप उसको इंटरेस्ट देते हो? दैट इज इंटरेस्ट ऑन सर कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब आपने पार्टनर को, आपने जो जो भी ए है, ए बंदा जो है, जो मालिक है उस बिजनेस का, पार्ट मालिक है, बी जो पार्ट मालिक है, उन्होंने दिया पैसा किसके लिए? इंटरेस्ट के लिए? नो सर फिर किसके लिए दिया पैसा? प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट के लिए दिया ना? तो जब मैं बोलूं कि मेरा पैसा बिजनेस में प्रॉफिट के लिए है, वो पैसा क्या है? कैपिटल है। जब मैं बोलूं मेरा पैसा बिजनेस में ब्याज के लिए है, वो पैसा क्या है? लोन है। क्योंकि जो कंपेंसेशन आपके अमाउंट के ऊपर है दैट विल डिसाइड कैपिटल है कि लोन है। अगर पार्टनर बोलता है मुझे इस पैसे पे इंटरेस्ट चाहिए,
ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समथिंग डिफरेंट, बट नॉर्मल जो बैच होता है तुम्हारा लोन के ऊपर जो बैच है वैसा बैच चाहिए, और इसको मैं 3 साल 4 साल 5 साल के बाद विड्रॉ कर लूंगा, मतलब 5 साल की तुमको लोन दे दिया मैंने, तो वो लोन होगा। अगर मैं बोलता हूँ नहीं मैंने पैसा दिया है, मुझे इसके बदले में ओनरशिप चाहिए, मुझे 50% का हिस्सा चाहिए प्रॉफिट में, और ये पैसा मैं बिजनेस के एंड तक रखूंगा, तो वो बनेगा कैपिटल। आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए लोन इज नॉट टिल द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द बिजनेस, लोन का एक फिक्स टेन्योर है। कैपिटल धंधा जिस दिन बंद होगा उस दिन कैपिटल लौटा दिया जाएगा टू द पार्टनर्स, बट लोन वैसा नहीं होता है, और कैपिटल पे मिलता है प्रॉफिट्स, लोन पे मिलता है इंटरेस्ट। तो सेम बंदे का क्या अरेंजमेंट है उस पर डिपेंड करेगा, उसको कैपिटल ट्रीट करूं कि लोन। ठीक है, आर वी ओके? यस सर। ओके, आगे आ रहे हो? हाँ, तो कैपिटल कितना दिया है वो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर साइलेंट होगा तो इक्वल, वी नो दैट ऑलरेडी प्रॉफिट पीएसआर नहीं दिया हुआ है तो हम मान के चलते हैं कि इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। फिर कब एडमिशन, कब रिटायरमेंट, इसका कंसेंट, क्या वैल्यूएशन, सब लिखा हुआ रहेगा। लास्ट के 5-6 पॉइंट अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, वो अभी तुमको पता नहीं है, उसके बाद में तो कोई फायदा नहीं है। तो ओनली जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप आर मेंशन्ड इनटू पार्टनरशिप डीड। अब तुम पूछोगे कि सर इसको याद रखना है क्या, तो कोई जरूरत नहीं, एक बार पढ़ लेना, आंखों के नीचे से निकाल लेना और छोड़ दे, इररिलेवेंट है। अगर कभी पेपर में आ गया तो तुम्हारा नसीब है, कभी नहीं आने वाला। इट विल नेवर एवर बी आस्क्ड व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, बिल्कुल बिल्कुल इररिलेवेंट टॉपिक, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है, एक बार देख लिया। ठीक है, देख लिया अपन ने एक बार, अच्छा लगता है कि चलो कुछ छोड़ा नहीं है अपन ने। क्या करना, हमेशा एवरीथिंग एटलीस्ट गो थ्रू कर लेने, फिर उसको से छाटने का, जो नहीं रहता ना उसको निकाल दो, जो काम का नहीं है वो, एंड ओनली कीप द रिलेवेंट थिंग्स इनटू योर माइंड। ठीक है, तो पार्टनरशिप के कंटेंट्स मैं पूरा देख लिया है, बट मोर ओवर अपन ने देख ही चुका है, काम का वैसे भी है। ठीक है, एक मिनट, चलो ठीक। अब तुमको कुछ मैं केस बता रहा हूँ, मुझे तुम बताना कि क्या ये पार्टनरशिप है या नहीं। ए था, ए 50 साल से बिजनेस कर रहा था, ठीक है, बुढ़ा हो गया ये, तो उसने सोचा कि उसका कोई देयर वाज नो फर्दर जनरेशन, तो उसने सोचा कि मैं ये बिजनेस किसी और को बेच देता हूँ। उसके पास एक बंदा आया, बी, बी ने उसका बिजनेस खरीद लिया, बिजनेस खरीद लिया, और उनका ये अरेंजमेंट हुआ कि ए ने अभी 50 साल से जो गुडविल जमा किया है ना, बराबर है, तो 50 इयर्स का नाम हो गया अभी उसका, तो बी ने बोला है कि तुम्हारे नाम के लिए, तुम्हारे जो तुमने जो कुछ भी नाम किया है तुम्हारे नाम के लिए, मैं तुमको, आज तो मैं तुम्हारा बिजनेस खरीद लिया, उसका दे दिया तुमको पैसा, और इसके आगे जो भी बिजनेस करूंगा उसका प्रॉफिट का 10% मैं आपको दूंगा एज कंपेंसेशन फॉर गुडविल। कैन अंडरस्टैंड, ए ने 50 इयर्स का बिजनेस करके अच्छा नाम कर दिया, अब उससे बिजनेस हो नहीं रहा आगे, उसने वो बी को बेच दिया। अरेंजमेंट क्या हुआ है, बी ने बोला हुआ है कि इसके बाद बिजनेस मैं करूंगा, प्रॉफिट जो भी होगा 10% मैं आपको दे दूंगा। क्या ए और बी पार्टनर्स है या नहीं? आपके पास पांचों पॉइंट्स है, अब आराम से देखो क्या पांचों पॉइंट सेटिस्फाई होते हैं या नहीं होते हैं, क्या ए और बी का पार्टनरशिप है या नहीं है। लिखा, बहुत सारी चीजें लिखी हुई नहीं होती है, बट अगर वो कोर्ट में प्रूव हो गई तो वो भी पार्टनरशिप काउंट हो सकती है, आगे आएंगे वो चीजें। कुछ कुछ लोग तो ऐसे हैं, वो लोग को पता ही नहीं वो पार्टनर है, पर वो कोर्ट ने बोले तू पार्टनर हो, जब आऊंगा उसी पर तो बताऊंगा कि मैं तो ऑफिशियली ऑन पेपर कहीं पे भी नहीं हूँ, बट मैंने कुछ ऐसी हरकतें कर दी जिसकी वजह से दुनिया को लगता है कि मैं पार्टनर हूँ, और इवन द कोर्ट हैज सेड दैट यू आर पार्टनर एंड यू आर लायर। तो ऐसा नहीं है कि सर उन्होंने एग्रीमेंट नहीं किया है क्या, नहीं,
एग्रीमेंट नहीं, उनका अरेंजमेंट क्या ऐसा है कि ये पार्टनरशिप के लिए वैलिड है या नहीं, पता? नो सर, क्यों? नहीं क्यों नहीं? सर। गुड, उसने तो ऑलरेडी बिजनेस के पैसे दे दिए, बात बची गुडविल की। हाँ। सर गुडविल भी एक लायबिलिटीज की तरह है जिसमें उसने पे नहीं किया, हम्म। तो पर, उसने एज अ पर कमीशन और एज अ इंटरेस्ट उसको बोला 10% दूंगा मैं। नहीं नहीं, बट मैं उसको 10% इंटरेस्ट नहीं दे रहा हूँ, मैं उसको 10% प्रॉफिट का दे रहा हूँ, तो मैं तो प्रॉफिट शेयर कर रहा हूँ ना। देख, क्या है, पहली बात, हम लोग दो लोग हैं क्या? दो लोग हैं। क्या हम प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं? क्या प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं? क्या धंधा है? क्या धंधा है? तो फिर क्यों नहीं पढ़? बिजनेस है, प्रॉफिट शेयर कर सर रहे हैं। लेकिन हाँ, लेकिन क्या? सर ए ने जो बिजनेस है वो सेल कर दिया है ना बी को। बी को सेल कर दिया, ए ने बिजनेस बेच दिया बी तो को, बी सर चला रहा है। तो सर अभी ए लायबल नहीं है किसी भी चीज के लिए, वहां पे वेरी करेक्ट, म्यूचुअल एजेंसी वाला जो पॉइंट है वो नहीं है। वेरी करेक्ट। मतलब अभी क्या है, अभी अगर बी ने कुछ लफड़ा किया, क्या उसके लिए ए रिस्पॉन्सिबल है क्या? नहीं, क्योंकि ए ने तो बिजनेस बेच दिया उसको। तो आप समझो, सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, आपको पहले लगता होगा कि सिर्फ प्रॉफिट शेयर किया मतलब पार्टनरशिप किया, तो प्रॉफिट शेयरिंग करना ये वन ऑफ द क्राइटेरिया, बट प्रॉफिट शेयरिंग करना ये अल्टीमेट क्राइटेरिया नहीं है। अल्टीमेटली क्या देखने का है अपने को, क्या म्यूचुअल एजेंसी है क्या? यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट नहीं करता। बी के किसी भी काम के लिए ए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाला। इन दिस केस पार्टनरशिप डज नॉट एग्जिस्ट। सो यू डोंट टेल ऑन अदर ग्राउंड्स। देखो, लॉ में आपको चीज प्रूव करनी पड़ेगी। आप बोलोगे कि 10% उसको एज अ बैच दे रहा, नहीं तो बोल रहा है प्रॉफिट शेयर कर रहा हूँ, एंड प्रॉफिट शेयरिंग इज ओनली रिटन इनटू द क्लॉज, तो प्रॉफिट शेयरिंग तो वैलिड है बिल्कुल, धंधा भी है और दो लोग भी है, बट म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट नहीं करता है, उस केस में पार्टनरशिप नहीं माना जाता। ठीक है, दूसरा केस समझ लो। बाप रे, किधर से किधर जा रहे हैं अपन। समझ लो, ए बी सी तीन पार्टनर्स थे, तीनों उस जमाने में इक्वली पार्टनर प्रॉफिट शेयर करते थे। कुछ टाइम के बाद क्या हो गया, ए डाइड, ए की डेथ हो गई। तो उन्होंने क्या सोचा कि ए के ए की जो वाइफ है और जो उसका बेटा है, बी और सी ने बोला कि अपन फर्म कंटिन्यू करेंगे और प्रॉफिट का 15% इनके नाम पे देते जाएंगे, बिकॉज उनके बाप का कैपिटल अभी भी हमारे पास पड़ा हो। तो इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग बैक कैपिटल, उन्होंने क्या बोल दिया ए के वाइफ को कि आप अभी आपके पास कुछ नहीं है फाइनेंशियल सोर्सेस, ठीक है, ए इज नो मोर, तो हम आपको 15% प्रॉफिट का देते जाएंगे, वाइफ को और सन। ए इज नो मोर। तो क्या ए की वाइफ और ए का बेटा और बी और सी की पार्टनरशिप है? सोच के बोलना। है क्या? डिड यू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स, क्या हुआ है? यस सर। हाँ, तो ए इज नो सर मोर, उसके आप वाइफ एक और बार रिपीट करो ना। देखो, ए बी सी तीनों पार्टनर्स थे, प्रॉफिट्स वो लोग कुछ रेशियो में शेयर करते थे। अब ए इज नो मोर, ठीक है, जनरली जब भी कोई पार्टनर मर जाता है तो फर्म बंद कर देते, बट इन्होंने फर्म बंद नहीं किया। इन्होंने क्या बोला, बी और सी को बोला कि हम फर्म को कंटिन्यू करेंगे, और ए का एक के जाने के बाद उसकी फैमिली को का ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है और। तो व्हाट बी एंड सी डिसाइडेड कि अपन तीनों अच्छे दोस्त हैं, ए चला गया,
तो अपन क्या करेंगे, अपन अपने बिजनेस में से कुछ प्रॉफिट भी वो ए की वाइफ और सन को हर साल देते जाएंगे, ताकि उनका घर चलता रहे और अपनी भी पार्टनरशिप चलती है। तो दिस इज व्हाट दे हैव डिसाइड कि वो लोग कुछ परसेंटेज ए के वाइफ को और सन को देते। तो क्या वाइफ सन बी एंड सी आर नाउ पार्टनर्स? नहीं क्यों नहीं? सर, एग्रीमेंट में ऐसा कुछ लिखा नहीं था कि वो डेथ होने के बाद ठीक है ना? दे देंगे। तो क्या ये हुआ? उनके मर्जी से दे रहे वो। पर ठीक है ना, पर क्या अभी से फिर क्या ये नया पार्टनरशिप शुरू हुआ क्या? फिर पहले नहीं था तो क्या अभी से बी सी वाइफ सन का पार्टनर शुरू हुआ क्या? एग्रीमेंट में तो बेटा बहुत सारी चीजें लिखी नहीं हुई नहीं होगी, बहुत सारी चीजें तो बाद में डेवलप होती होती आएगी ना। तो क्या एक वाइफ और सन को एज अ पार्टनर उन्होंने एडमिट कर लिया होगा क्या बिजनेस में? क्या वो चारों पार्टनरशिप में काम कर रहे होंगे क्या? ऐसा नहीं होगा। सोचो, ऐसे होते हैं सर, प्रॉब्लम। एक प्रकार से हाँ भी है, क्योंकि उसकी जगह फिर उसके वाइफ ने जगह ले ली। हो हाँ, भी सकता है। हो भी सकता है। देखो मतलब वही बोल रहा हूँ, अगर तुम ऐसा केस लड़ोगे तो तुमको बोल दोगे दोनों साइड से, तुमको लड़ने का है। एक तो हाँ होगा या ना होगा, लॉ में कभी नहीं हो सकता ऐसा कि पॉसिबल तो है बट लग रहा नहीं है, ऐसा नहीं है। यू हैव टू गिव अ डिसीजन, क्या पार्टनरशिप है या नहीं है। तो मुझे आप एक आंसर दो, आंसर गलत हो तो भी चलेगा, पर तुमको वो गलत भी प्रूव करते आना चाहिए कि सर नहीं है पार्टनरशिप तो नहीं चाहिए, और है तो कैसे भी करके प्रूव करो कि पार्टनरशिप है। लड़ते आना चाहिए लॉ में। बोलो, इसकी आपको क्या लगता है? सर मैं केस पूरा समझ गई हूँ, पर सर मुझे एक जो पॉइंट है, मुझे सर वहां पे कंफ्यूजन हो रहा है। सर वो पॉइंट क्लियर हो गया ना, तो फिर मैं बोलो, क्लियर हूँ मेरे आंसर को लेके। बोलो क्या पॉइंट है? सर मुझे जब तक ए पार्टनरशिप फर्म में था, हम्म। तब तक वो प्रॉफिट शेयर भी कर रहा था, सारी चीजें कर रहा था, पर बराबर। सर वो उस वक्त लायबल था। करेक्ट। अगर कोई भी लॉस होगा तो फिर वो बराबर। लायबल है पे करेक्ट। करने की। करेक्ट, वेरी करेक्ट। तो सर अभी उसकी डेथ हो गई है, और वो बी और सी ने डिसाइड किया है कि वो लोग कैपिटल वापस करने के बजाय वो प्रॉफिट शेयर करेंगे। बराबर। तो फॉर्म बंद नहीं सर किया उन्होंने, फॉर्म वैसे रेंट किया अगर और प्रॉफिट दी वाइफ और सन को। वेरी करेक्ट। यस सर, तो सर मुझे कहीं मेरे को यहाँ पे डाउट आ रहा है कि सर वाइफ एंड सर सन लायबल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि सर उन लोगों ने ये कोई अग्रीमेंट तो बनाया नहीं अभी। बराबर। डेथ होने के तुरंत बाद कोई अग्रीमेंट हुआ नहीं है। नहीं हुआ नहीं। तो सर वो एक बेसिस जिसके ऊपर मैं क्लासिफाई करूँ, चाहे वो ओरल हो या रिटन हो, हम्म। सर वो मेरे पास है नहीं कि जिसके बेसिस पर मैं बोलूँ कि वाइफ एंड सन लायबल है कि नहीं। बराबर। तो यस। सर इस वजह से मुझे कंफ्यूजन है कि वो पार्टनरशिप फर्म है ठीक है। या फिर वो नहीं काउंट होंगे। ओके, एक चीज याद रखना, पार्टनरशिप कभी भी स्टेटस से नहीं आती। पार्टनरशिप आएगी तो एग्रीमेंट से ही आएगी। जैसे एच में मेंबर बनने के लिए आपका पैदा होना बहुत हो, आप पैदा हो गए ना उस घर में तो आप मेंबर बन गए, उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट देने हैं क्या? कुछ नहीं। पर पार्टनरशिप कभी इसे स्टेटस से नहीं आती। मतलब बाप मर गया तो बेटा ऑटोमेटिकली पार्टनर नहीं बन गया, बट बाप मर गया तो बेटे को प्रॉपर्टी मिलती है ना। जो जो भी प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आती है, दैट गोज ऑन जनरेशन बाय जनरेशन। बट कभी ऐसा नहीं होता है कि ए अगर पार्टनर था और वो मर गया तो ऑटोमेटिकली उसका बेटा उधर जाके पार्टनर बन जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। बिकॉज पार्टनरशिप डज नॉट अराइज बिकॉज ऑफ स्टेटस, इट कम्स आउट बिकॉज ऑफ एन कॉन्ट्रैक्ट और एन अग्रीमेंट। तो wife and son will not become partners because A is dead automatically, not at all. Wife बोलती है कि I want to become a partner and I want to take part into the business and become equally responsible. In that case, only wife and son will become the partners. But in this case, they are only getting as the compensation to just to run their household. ऐसा उनका कोई इंटेंशन नहीं है कि उनको पार्टनर बना के उनको लायबल किया जाएगा, क्योंकि अगर बी एंड सी ने कुछ लफड़ा किया, आपको लगता है क्या वाइफ एंड सन विल से दैट हम लोग भी इसका लॉस बेयर करेंगे? डू यू थिंक? Do you think can B and C ask wife and son to adjust for that expense or that loss or that whatever liability? No, this will not happen.
अगेन यहाँ पे भी म्यूचुअल एजेंसी नहीं है। प्रॉफिट आप शेयर कर रहे हो, शायद ऐसा लिखा भी होगा कि कोई एन्युटी देना है, ऐसा लिखा होगा एग्रीमेंट में, किसी पार्टनर का डेथ हो गया तो उसकी फैमिली को 1% प्रॉफिट का देना है जिंदगी भर। बट इससे ऑटोमेटिकली आपकी पार्टनरशिप नहीं बनती, क्योंकि वो जो लोग जिनको आप दे रहे हो वो लोग धंधा नहीं कर रहे, वो लोग बिजनेस नहीं कर रहे, वो लोग क्यों प्रॉफिट ले रहे? क्योंकि उनके बाप ने पहले से जाके उधर बिजनेस करके रखा हो, उसका उनको बदला मिल गया, उनको उसका उसको रिटर्न मिल गया, करेक्ट? So wife and son are not doing any business as such over there. They will not be held responsible for any of the acts. So even if it feels like you are sharing profits, it will not be treated as a partnership. तो आपको हर एक फैक्ट को बहुत क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है। एग्जाम में वो ऐसा गूगली करेगा ना तुमको, he will give you a case and you will feel जैसे वेदांत को हुआ, हो सकता है पार्टनरशिप, नहीं भी हो सकता है पार्टनरशिप, you will get both the answers। आपको लगेगा दोनों बराबर है, दोनों के लिए पॉइंट्स है, तो आपको उसमें के निटिग्रिटीज को बहुत बारीकाई से उठाना पड़ेगा। लॉ का यही ब्यूटीफुल चीज है। Economics you can learn, or no, you can understand in one go, and it is very much clear fact. Law can have multiple interpretation of a single sentence। हर एक आदमी एक लाइन को अपने अपने तरह से तोड़ मरोड़ के प्रूव कर सकता है कि ये चीज सही, जिसका जिसका पॉइंट ज्यादा वैलिड वो विनर। जरूरी नहीं है कि वो सही हो, बट उसका पॉइंट उसने अच्छे से पुट डाउन किया, वो जीत गया उस चीज। सो हेंस लॉ इज टू बी टेकन वेरी वेरी सीरियसली। बहुत मजा आएगा आपको जब अपन केसेस में जाएंगे ना अंदर अंदर, तो लगेगा कि अरे बाप रे, इसका आंसर आना कितना डिफिकल्ट है, कैसे उन्होंने दिया होगा जजमेंट, दे ओनली नो। करेक्ट? ठीक है। अभी एक और एक केस चलो डिस्कस करने है। अभी एक बिजनेस है, ठीक है, मैंने शुरू किया, मैंने मेरी एक कंपनी बनाई मैंने, और मैंने मेरे पास जो मैनेजर था बंदा, मैंने मैनेजर को बोला कि तूने अगर सेल्स किए, तूने अगर अच्छा सेल्स किया, या फिर तुमको मैं टारगेट दे दिया कि इफ यू डू सेल्स बियॉन्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट, तो तेरे को मैं 3% ऑफ माई प्रॉफिट दूंगा। इफ यू डू अ बिजनेस बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लेवल, आई विल गिव यू 3% ऑफ द प्रॉफिट्स। क्या प्रॉफिट शेयरिंग है? हाँ। क्या दो लोग हैं? हाँ। क्या कंपनी और मैनेजर पार्टनरशिप फॉर्म में है? क्या क्या दोनों पार्टनर्स हैं? नो सर, क्यों? सो रिलायबल नहीं है, करेक्ट। सो रिलायबल नहीं है, ना ही फर्म की डीड में लिखा है कि वो मैनेजर है। ओके। ये तो बस जो अ, मालक है उसने ही बताया। तो मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो भी एक्ट्स होंगे, जो भी लॉसेस होंगे, क्या मैनेजर को अपन लायबल रख के बोलेंगे कि निकल तेरे जेब से पैसा और भर दे वो लायबिलिटी? कैन आई हेल्ड, or can I say that manager will be held responsible for the liabilities of the business? Because if he is partner, then he should be held liable, correct? If he is partner, he should be held liable. But क्या मैं उसको कर सकता हूँ? क्या नहीं, मैनेजर बोलेगा मैं नहीं तुम्हारा पार्टनर, बाबा तुम्हारे लॉस के लिए मैं कहाँ आऊंगा? हाँ, अगर मेरे को मेरा 3% मिलता है, दैट इज ओके, दैट इज पार्ट ऑफ योर रेम्यूनरेशन, दैट डज नॉट मेक यू ऑटोमेटिकली द पार्टनर ऑफ एनी बिजनेस। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, दो लोग हैं, बिजनेस है, तो भी ऑटोमेटिकली कोई पार्टनरशिप नहीं बनेगी, क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी रिक्वायर्ड है। मतलब अगर मैं उसको मेरे काम के लिए रिस्पॉन्सिबल कर सकता हूँ, या उसके काम के लिए मैं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल कर सकता हूँ, तो ही हम बोलेंगे पार्टनरशिप है। मतलब उसको बोलते हैं ट्रू टेस्ट। ट्रू टेस्ट, लोग तो बोलेंगे तुम लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे हो ना, तो तुम लोग तो पार्टनर्स हो। क्यों? एबीसी बोलेंगे, एबीसी पार्टनर से मैनेजर है। अभी 3% प्रॉफिट वो लेके जा रहा है, मतलब इनडायरेक्टली इट इज लाइक प्रॉफिट शेयरिंग, और बिजनेस भी कर रहे हैं, और मैक्सिमम जितने लोग होंगे उतने लोग भी है। तो प्राइमा फेसी मतलब क्या? प्राइमा फेसी ये टर्म वो यूज करते हैं, मतलब पहली नजर में आपको लगेगा कि ये पार्टनरशिप है, बट उसका ट्रू नेचर इफ यू चेक, ट्रू नेचर डज नॉट हैव म्यूचुअल एजेंसी, इसलिए इसको पार्टनरशिप नहीं ट्रीट किया जाता। सो म्यूचुअल एजेंसी इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
क्या मैं उसको मेरे काम के लिए लायबल कर सकता हूँ? क्या वो लायबिलिटी बेयर करेगा? इफ यस, देन वी आर इनटू पार्टनरशिप, और एल्स वी आर वी गुड विद दैट? तो सिर्फ कहीं पे भी आपने पार्टनर्स या कोई लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो खुश होके ये मत बोल देना कि पार्टनरशिप बन गई। आपको ये भी देख चेक करना है कि क्या हम एक दूसरे को लायबल पकड़ेंगे, या अगर नहीं पकड़ पाए तो पार्टनरशिप नहीं। इतने बढ़िया बढ़िया केस लॉस आएंगे ना आगे आगे कि लोगों ने किस किस बात पे क्या क्या झगड़े किए हैं। यू विल जस्ट सी, एंड यू नो इट इज रियली गुड टू सी हाउ द लॉ इज अमेंडेड। आज की डेट में भी इतने अमेंडमेंट, मतलब क्या चेंजेस कि हमने कुछ तो बोल दिया, लोगों ने उस पर लूप होल निकाल दिए, फिर अच्छा उस लूप होल के लिए एक नया लॉ निकाला, उस लॉ में भी नया लूप होल निकाला, उसके ऊपर और अमेंडमेंट। तो लोग भी इतने होशियार है कि लॉ बनाने वाले कितने लोग होंगे? 500 लोग मिलके लॉ बनाते हैं, तोड़ने वाले कितने हैं? 130 करोड़ तोड़ने वाले हैं और बनाने वाले 500 लोग। तो क्या लगता है आपको कि कितना बड़ा कंपटीशन है दोनों में? बिकॉज लॉ प्रिपरेशन इज नॉट डन बाय गुड नंबर ऑफ पीपल। 500,000 लोग रहेंगे उस पूरे 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 आपके प्रोसेस में, बट उसको फॉलो करके उसको ब्रेक करने के लिए 130 करोड़ दिमाग है। जस्ट इमेजिन कितने कितने लूपहोल्स निकलते होंगे, कितने अमेंडमेंट्स। आज भी लॉ में हर साल हर महीने में कुछ ना कुछ नया अमेंडमेंट आता है, क्योंकि लोग उसमें से अपने अपने रास्ते निकालते हैं। ठीक है, सो दैट इज लॉ इज एवर इवॉल्विंग, इट इज ऑलवेज गोइंग टू हैव सम और द अदर समथिंग न्यू कमिंग अप। ठीक है, दो तीन केसेस देख लिए, तो अल्टीमेटली हमने ये प्रूव कर लिया कि सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज नॉट रिक्वायर्ड, साथ में म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए। ठीक है, चलो ओके, चलो आज। सर हाँ बोलो 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 बोलो। सर आपने जो केस दिया था लास्ट में, हम्म सर उसमें जो आपने बोला था मैनेजर है, हम्म, सर अगर उसकी तरफ से कोई लाइबिलिटी क्रिएट हुई है तो भी नहीं, तो भी तो बोला है फिर कंपनी। तो मैं ना, अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉय आपका एजेंट भी काम करता है, एम्प्लॉय इज एजेंट, करेक्ट? मतलब कल को समझ लो कोई बैंक में फ्रॉड हुआ, कोई बैंक में फ्रॉड हुआ, किसी एम्प्लॉय ने कैश गायब कर दी, तुमको क्या लगता है उसका लॉस कौन बेयर करेगा अगर वो आदमी नहीं कर पाएगा? सर वो कंपनी को करना क्या पड़ेगा। तुमको ये पता होगा, नेस्ले या कोई एक दो कंपनीज है जिन्होंने जब अपना प्रोडक्ट बनाया होगा उसमें कुछ ना कुछ निकला। देखो नेस्ले के केस में भी मैगी में भी प्रॉब्लम आया था, या अगर अगर समझ लो मेरा कोई शॉप है फूड का, उस एम्प्लॉय के हाथ से गलती से उस खाने में कोई इंसेक्ट आ गया जिसके वजह से मार्केट में बवाल हो गई, और मेरा बिजनेस ऑलमोस्ट, मतलब एवरीबडी वाज यू नो वेरी वेरी फ्यूरियस ऑन ऑन द एंटायर बिजनेस। आपको लगता है आप उस एम्प्लॉय को पकड़ोगे कि आप उस ओनर को पकड़ोगे? किसको पकड़ोगे एट द एंड? सर ओनर। क्योंकि वो ओनर। प्रिंसिपल है, एम्प्लॉय एक्ट्स एज अ एजेंट, वो तुम्हारे लिए काम कर रहा है। तुम्हारे लिए काम कर रहा है मतलब अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, उसने कुछ भी कर दिया जिम्मेदारी तुम्हारी है। बट वैसा वर्षा नहीं है, ऐसा नहीं है कि कम बिजनेस ने कुछ कर दिया तो मैनेजर रिस्पॉन्सिबल, ऐसा है क्या? मैं क्या नो सर। बिजनेस लॉस के लिए मैनेजर अपना जेब खाली रहेगा? नहीं। ऐसा है कि मैनेजर के काम के लिए बिजनेस रिस्पॉन्सिबल क्या, पर क्या बिजनेस के काम के लिए मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है क्या? नहीं। इट शुड बी वाइसा वर्सा, मेरे लिए भी तुम रिस्पॉन्सिबल और तुम्हारे लिए भी मैं रिस्पॉन्सिबल, तब अपन पार्टनरशिप। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। मैनेजर बोलेगा कि तुम्हारा लॉस हुआ तो मैं नहीं भरने वाला। यू कैन नॉट से कि तुम तो 3% ले रहे थे तो पार्टनर बन गया, वो बोलेगा मैं कोई पार्टनर वार्टनर नहीं, मुझे मेरा सैलरी दो, बात खत्म करो। I am not responsible for any liability what the business is incurring. Very correct. हाँ, प्रॉफिट हुआ देना पड़ेगा उसको, नो डाउट, बट वो पार्टनर कहलाएगा नहीं, वो उसका रेम्यूनरेशन ट्रीट किया जाएगा। मतलब मैंने उसको पगार दिया, पगार के साथ में उसको मैंने कुछ एक्स्ट्रा दिया इन द नेम ऑफ इंसेंटिव, बिकॉज ही हैज डन गुड अमाउंट ऑफ सेल्स। ठीक है, तो दैट विल बी पार्ट ऑफ हिज रेम्यूनरेशन। आर वी गुड? सर तो इस केस में, हाँ, यस सर, सर इस केस में फिर हम लोगों ने यही प्रूव किया है ना कि जब वाइस वर्सा होगा तो म्यूचुअल ही एजेंसी, तो ही तभी हम लोग यस, तो ही हम ट्रू पार्टनरशिप बोलेंगे, नहीं ट्रू, तो अगर
एक साइड से लायबिलिटी है तो भी तो नहीं, फिर हम लोग उसे पार्टनरशिप नहीं कह नहीं सकते। बोल सकते। वही ओके ना, सर। ऑल कैरिड ऑन बाय ऑल एनी ऑफ द एक्टिंग फॉर ऑल, तो ए के लिए भी बी लायबल होना चाहिए और बी के लिए भी ए लायबल होना चाहिए, तब जाके दोनों पार्टनरशिप में माने जाएंगे। ठीक है, ऐसे तो आप लोग बहुत सारे काम करते हो एजेंट लगा लगा के, बराबर है, ऐसे तो बिजनेस में बहुत सारे काम होते हैं, ब्रोकर लगाओ, एजेंट लगाओ, वो आपके लिए काम कर रहे हैं, बट वो आपके लिए काम कर रहे हैं, बट आप उसके लिए काम नहीं कर रहे। तो वो आपका रिलेशनशिप क्या है, आपका रिलेशनशिप क्या है, ए और बी है। आप अगर सिर्फ प्रिंसिपल और एजेंट हो और आपका रिलेशनशिप यही रहने वाला है, कभी भी बी प्रिंसिपल नहीं बनने वाला और ए एजेंट नहीं बनने वाला रहेगा, तो आप मुझे एजेंसी में नहीं आते। कभी कभी ए भी प्रिंसिपल है और ए भी एजेंट है, बी भी प्रिंसिपल है, बी भी एजेंट है, उस केस में ही ये पॉसिबल है। ठीक है, अगर रिलेशनशिप सिर्फ प्रिंसिपल एजेंट का रहेगा तो वो नॉर्मल बिजनेस है, वो पार्टनरशिप। आर वी गुड? यस सर। अब एक लास्ट पार्ट आज के लिए, नींद आ रही क्या? तुम लोग जगते हो क्या इतना लेट? नहीं ना, मतलब ऐसा नींद तो नहीं आ रही ना? नो सर। नो सर, ठीक है, जगते रोज है सर। जगते रोज हो, मोबाइल में देख के बस बैठे रहो, इंस्टाग्राम, फिर एक हुआ एक ही पोस्ट एक बंदा ट्विटर पे डालता है, वही इंस्टाग्राम पे डालता है, वही फेसबुक पे डालता है, और आप 3000 पे जाके लाइक करते हो, क्या मतलब, फुल ऑन टाइम पास। सर इसीलिए इंस्टाग्राम यूज नहीं करते। नहीं करने का, एक ही पोस्ट है, सेम पर्सन इज पोस्टिंग सेम थिंग एट ऑल द प्लेटफॉर्म्स एंड एवरीवेयर, सेम पीपल आर गोइंग एंड डूइंग द सेम एक्टिविटी। पता नहीं क्या जा रहा है अपना ये पूरा सोशल मीडिया का वर्क, आई डोंट नो। तो थोड़ा सा कम करो, whenever you are using it लिमिटेड यूज होना चाहिए, रात के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं करने का। आई एम रियली सॉरी दैट वी आर मीटिंग ऑनलाइन, आपको लैपटॉप या सिस्टम में बैठ के करना पड़ रहा है, कांट हेल्प इट, बट ठीक है जैसे होगा वैसे, बट इसके अलावा कुछ मत रखना आपके पास। ठीक है, अब आपने बोल दिया नहीं सर, पार्टनरशिप। हम लोग मोबाइल पे इसीलिए रहते हैं क्योंकि होमवर्क ही मिल गया है। ट्रू है, आई कैन अंडरस्टैंड। बहुत स्टडीज में, ऑनलाइन स्टडीज इज एक्चुअली, आई एम ऑफ दैट कैटेगरी की एकदम बकवास चीज है, इट शुड बी ऑफलाइन। जब तक आप लोग वो क्लासरूम में बैठ के आपके फ्रेंड साथ में बैठ के नहीं पढ़ते हो ना, तो ना समझ में आता है ना मजा आता है। थिंग्स व्हाट यू आर मिसिंग इट अ लॉट इज एक्चुअली, आपका तो टाइम था अभी तो सब साथ में होते थे तुम्हारे, और तुम लोग तो यू बोथ आर फ्रॉम केवी, तुम लोग केवी में हो। यस सर। केवी यस सर। में कैसा है, कंपलसरी कॉलेज है, लाइक स्कूल ओनली, अपडेटेड स्कूल है वो, और कुछ नहीं है, तो एक मजा अलग रहता है यस साथ सर। में पढ़ने का। होप सो नेक्स्ट ईयर में शुरू हो जाए। चलो ठीक है, सोल ट्रेडर मतलब एक आदमी, पार्टनरशिप मतलब दो, मैक्सिमम कितने, मैक्सिमम होंगे 50। किसने बोला 50 का लिमिट? कंपनीज एक्ट सेक्शन 464। हो गया यार, क्या क्या बोला सेक्शन ने, वैसे सेक्शन ने क्या बोला, पार्टनरशिप एक्ट, उसने ये बोला क्या कि पार्टनरशिप को 50 लोग होने चाहिए, क्या ये लिखा हुआ है उस एक्ट में? नो सर, कंपनीज एक्ट क्या लिखा है बस, व्हाट इज दैट 464, क्या लिखा, क्या था स्टेटमेंट, क्या था? मैक्सिमम पार्टनर्स आर सर 50। नहीं, मैंने आपको एक लाइन दिया था, जरा 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 वापस से रिकलेक्ट करो, क्या था, क्या लिखा हुआ है उसके अंदर? हाउ एम आई डिसाइडिंग दिस 50 नंबर, उसमें क्या लिखा हुआ है एनीबॉडी? उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी एसोसिएशन में 50 से ज्यादा लोग होंगे तो वो क्या बन जाएगी, वो इलीगल, सर इलीगल। इलीगल एसोसिएशन बन जाए। देखो ये इसके लिए बोल रहे हैं अपन कि कल को जाके आप वो सेशन पढ़ोगे, आपको लगेगा ये तो पढ़ा ही नहीं है कभी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बार बार वो चीज इसलिए रीइटरेट कर रहा हूँ, मैं तुम लोग को पूरा पका दूंगा ये चीज कर करके, बिकॉज आई एम गोइंग टू रिपीट द थिंग्स एन नंबर ऑफ टाइम्स, बिकॉज लॉ इज वेरी कंफ्यूजिंग। तो क्या होगा ना, जब पार्टनरशिप के साथ में कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट साथ में सेल ऑफ गुड्स, उसमें कंपनीज, जब आपका लॉ पूरा खत्म हो जाएगा ना, तब आपको डिस्टिंक्शन आना चाहिए कि इस लॉ में क्या है और इस लॉ में क्या है और इस लॉ में क्या है। उसके लिए वो हैमरिंग करना ही पड़ेगा, उसके लिए ऑप्शन नहीं। अदरवाइज आप इसका सेक्शन वहां चिपकाओगे, उधर का क्लॉज यहाँ चिपकाओगे, एंड इट विल बी अ कंप्लीट मेस।
तो मैं कितना कोशिश करता हूँ कि मैं पिछले जितने सेक्शंस हुए हैं उसको बार बार लाऊं आपके सामने, ताकि आपके दिमाग में वो चीज रजिस्टर होती रहे होती रहे होती रहे। ठीक है, कोशिश करेंगे अपन। तो आप लोग भी जब आप नोट्स बनाओ या आप कुछ भी लिखो तो आप आपकी भाषा में थोड़ा सा लिख दिया करो कि आपको हिंदी में क्या समझ में आया उसके बाद, ताकि जब भी आप पढ़ रहे हो ना, बुकिश लैंग्वेज इज वेरी डिफिकल्ट, आपके ओन लैंग्वेज में उसको सिंपल भाषा में लिख के रखना, अगली बार जब पढ़ोगे तो आपको आसानी मिलेगी। ठीक है, तो मिनिमम टू मैक्सिमम 50 बजट पे लिमिट किया कंपनीज एक्ट सेक्शन 464, जिसने बोला 50 के ऊपर लोग हुए तो पार्टनर तो कोई भी एसोसिएशन हो जाएगी इलीगल। अच्छा, आपने एक टर्म सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, सेपरेट लीगल एंटिटी। सुना है आपने टर्म सेपरेट लीगल एंटिटी? Yes, sir. Yes. Can you tell me what do you mean by separate legal entity? सर इसका मीनिंग ये है कि सर एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूं? चलेगा? Anyhow will do. सर आपने अभी सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप अभी बताया, तो सोल हाँ। ट्रेडर के इसमें सर हम फर्म का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं सर, वही पार्टनर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। Okay. पर सर सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब हम लोग जो हमारी फर्म है उसको एक सेपरेट पर्सन की तरह कंसिडर करते हैं, बराबर। उनके अकाउंट्स अलग इसमें बनेंगे, और जो सर उसके पर्सन है या पार्टनर्स हो गए या मेंबर्स हो गए कंपनी के, सर उनके अकाउंट्स अलग बनेंगे। तो अब सर ये डिफरेंस है सेपरेट लीगल एंटिटी। वेरी गुड। अब मुझे बताओ, पार्टनर ए है, पार्टनर बी है, उनकी फर्म है मेसर्स ए बी एंड कंपनी। ठीक है, सो ए अपने आप में एक आदमी है, बी अपने आप में एक आदमी है, और उनकी एक पार्टनरशिप फर्म है जिसका नाम है मेसर्स ए बी एंड कंपनी। मुझे बताओ, क्या मेसर्स ए बी एंड कंपनी इज हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी स्टेटस? यस सर। अगेन आई रिपीट, क्या मेसर्स ए बी एंड कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस है क्या? आप लोगों को दो वर्ड बनाना चाहिए, सेपरेट एंटिटी होना और सेपरेट लीगल एंटिटी होना, उनमें बहुत फर्क है। एबी एंड कंपनी का क्या सेपरेट लीगल एंटिटी वाला स्टेटस है क्या नहीं? यस सर है सर। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कंपनी से अलग रहते का पार्टनर्स। ठीक है, ठीक है, तो वेदांत सर आप लीगल वर्ड पे इसलिए फोकस कर रहे हो ना क्योंकि वो लॉ के हिसाब लॉ से की नजर अगर में, उसे ऑफ कोर्स, सेपरेट। व्हेन आई एम सेइंग सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब लॉ की नजर में, उनकी जो नजर है, लॉ की जो नजर है, उस नजर में क्या मेसर्स एबी एंड कंपनी एक अलग एंटिटी है या नहीं? क्या है तुम? अच्छा, सोल ट्रेडर में क्या होता है? सोल ट्रेडर है, मैं अकेला आदमी हूँ, मेरी फर्म है विशाल एंड कंपनी या विशाल ट्रेडिंग, कुछ भी पकड़ लो, तो मैं हूँ, मेरी एक बिजनेस है, मैं सोल ट्रेडर हूँ। क्या मेरे बिजनेस की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है या नहीं? तुक्का मारो, सही गलत नहीं, तुक्का तो मारो। हाँ सर यस सर है। नहीं है। सर आप अपने फर्म से अलग हो ना। मैं फर्म से अलग हूँ, बराबर, तो मतलब मेरे फर्म की एक सेपरेट लीगल एंटिटी आपके हिसाब से विदाउट? सर मेरे हिसाब से नहीं है। यार तुम साथ में पढ़ते हो ना, एक ही कॉलेज में, तो एक ही चीज की कैसे क्या यस सर दो इसी सर। वजह से दो मैंने दो बोला व्यूज कि आप कैसे क्या है? अलग हो। आपको क्या लगता है कि क्यों अलग नहीं है, क्या अलग नहीं है? सर का एक सर क्यों? पार्टनर अपने फर्म से अलग होता है। ठीक है, वेदांत तो बोल रहा है पार्टनर फर्म से अलग होता है, ये चीज मान ही नहीं रही है, ये चीज नहीं बोल रही, बोल के क्यों नहीं बोल रहे हो आप? सर मैं नहीं सपोर्ट करी इस चीज को, क्योंकि सर जितना मुझे याद आ रहा है, मैंने जो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था सोल ट्रेडर के बारे में,
सर उसमें मुझे यही बताया गया था कि सोल ट्रेडर को जितनी भी फर्म की लाइबिलिटी है वो सिर्फ सोल ट्रेडर ही पे करेगा, उसके जितने भी प्रॉफिट्स है वो सिर्फ अकेला एंजॉय करेगा। और सर उन दोनों की सेपरेट अकाउंट्स बनते ही नहीं है, वो एक ही अकाउंट में उनका सारा काम होता है। तो सर वो मैं यही होता है किसी ने भी मेरे को आके बोल दिया कि सोल ट्रेडर ये होता है, तो सर वो 11th सब कंफ्यूजन पूरा सर की यस पूरा इसमें गोल सोल करके ट्रेडर की रख, बात नहीं सर, पार्टनरशिप चल रही है बीच पूरा पूरा के पूरा गोल कर दिया। सुनो ठीक से, क्या कॉन्सेप्ट है वो ठीक से, से ये वो एबीसी मैं, चल रही थी ना लेकिन हाँ सब तुम लोग है ना कॉन्सेप्ट ना, तुम लोग सिर्फ इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब स्कूल में पढ़ो ना तो पूछा करो उनको कि क्या है, सिर्फ सुनने का नहीं वो बोल रहे वैसा। तो फिर क्या होता ना अपने दिमाग में ना अपने को अपन अपन उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, पढ़ रहे, डिफरेंस है। अब सुनो ठीक से मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मैं हूँ, ये मेरी विशाल ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। क्या हम सेपरेट एंटिटीज है? हाँ सेपरेट एंटिटीज है। क्या विशाल ट्रेडिंग कंपनी का अपना अकाउंट्स बनेगा? हाँ अकाउंट्स अपने बनेंगे। क्या विशाल का अपना अकाउंट बनेगा? हाँ मेरा पर्सनल अकाउंट। तब तो मैंने बोला ना कि विशाल व्हील से ये इन्वेस्टमेंट है और विशाल ट्रेडिंग कंपनी व्हील से वो कैपिटल है। ये कब आएगा? जब दो लोग अलग हुए तभी तो आएगा ना। तो विशाल बोलेगा कि मैंने किया इन्वेस्टमेंट विशाल ट्रेडिंग कंपनी में, विशाल ट्रेडिंग कंपनी बोलेगा मेरे को कैपिटल मिला ओनर से, करेक्ट। तो अकाउंटिंग तो प्योरली अलग होता है। विशाल के पर्सनल एक्सपेंसेस, उसके पर्सनल इनकम को हम कभी भी यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते। तो अकाउंटिंग के लिए ये हमने आर्टिफिशियली किया हुआ अरेंजमेंट है, इसके लिए अकाउंटिंग में कुछ लॉजिक है। बट क्या तुम जब अगर अगर वेदांत ने विशाल ट्रेडिंग कंपनी से कुछ डीलिंग किया हुआ है और मेरा प्रोडक्ट समझ लो फॉल्टी निकल गया, क्या तुम विशाल ट्रेडिंग कंपनी का गला दबाओगे कि विशाल का गला दबाओगे वेदांत? इफ देयर इज एनी फॉल्टी प्रोडक्ट तो तुम विशाल ट्रेडिंग कंपनी का जाके गला दबाओगे कि मेरा गला दबाओगे? बताओ क्या करोगे? पे दबाएंगे। बराबर है। इसका मतलब मैं तो बोलूंगा ना कि मैं तो अलग हूँ, बिजनेस उधर है, विशाल ट्रेडिंग कंपनी उसका गला दबाओ। तुम क्या बोलोगे? अरे ट्राई का विशाल ट्रेडिंग कंपनी अलग सर है, लेकिन ठीक है। आप प्रिंसिपल हो ना करेक्ट। क्या? यस आई एम द प्रिंसिपल ओनर। सर, आप प्रिंसिपल हो ना लेकिन यस एंड इन द आईज ऑफ लॉ ऑल्सो ये दोनों एक ही है। लॉ की नजर में दोनों एक ही है। अकाउंट्स की नजर में हमने अलग अलग किया है क्योंकि अकाउंट्स को अपना अपना अजम्पशन लगाने का है, उसका लॉजिक अलग है। बट लॉ की नजर में विशाल और विशाल ट्रेडिंग कंपनी वन एंड द सेम। मतलब अगर विशाल ट्रेडिंग कंपनी को 50 करोड़ रुपया पे करने का है और वो उसके पास 1 रुपया भी नहीं है, तो ये जो लोगों को लेना है ना पैसा, ये किसके पास आएंगे? ये मेरे घर पे आएंगे, ये मेरे बर्तन बेचेंगे और उनके 50 करोड़ रुपए लेके जाएंगे, इतना याद रखना। जब आप किसी ओनर को पकड़ सकते हो और उसके पर्सनल एसेट्स को बेच सकते हो तो आपका कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस कब होगा? जब आप ओनर को बिजनेस के लायबिलिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं पकड़ो। तो सोल ट्रेडिंग में सेपरेट लीगल एंटिटी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। सोल ट्रेडर इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू पे। सेपरेट एंटिटी है क्या? है। सेपरेट लीगल एंटिटी है क्या? नहीं। लॉ की नजर में तो नहीं। तुमने किया हो तुम्हारे अकाउंटिंग के लिए, लॉ की नजर में नहीं। अब आता हूं पार्टनरशिप पे। पार्टनरशिप में, हाँ वेदांत बोल। सर वो सेपरेट लीगल एंटिटी और लीगल एंटिटी बताइए तो। लीगल सेपरेट एंटिटी एंटिटी मतलब, और सेपरेट लीगल लीगल एंटिटी मतलब लॉ के नजर में एक पर्सन, और अगर लॉ के नजर में एक पर्सन है ना तो उसके लायबिलिटी के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल, कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जिस दिन लॉ ने बोल दिया ना कि विशाल ट्रेडिंग कंपनी का जो भी लायबिलिटी है उसके लिए ये बिजनेस ही लायबल है, तुम विशाल का गला नहीं दबा सकते हो, तो मैं बोलूंगा कि वो सेपरेट लीगल एंटिटी है। बट उसका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, उसका एग्जिस्टेंस उसके ओनर से है। जब तक ओनर है तब तक बिजनेस को वैल्यू है। बिजनेस का जो कुछ भी बचा कुचा रहेगा सब ओनर को भरना पड़ेगा। तो कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं। ठीक है? ठीक है वेदांत? अब आ जाओ ए बी और मेसर्स पे। अब मेरे को बोलो, अगर मेसर्स ए बी एंड कंपनी को 50 करोड़ रुपया भरने का है और
एबी एंड कंपनी के पास 1 रुपया भी नहीं है, तो ये जो 50 करोड़ रुपए लेने के, क्या ये लॉस हो जाएगा कि ये लोग आएंगे ए और बी के घर पे बेचने के लिए? क्या करोगे? सर फर्म के एसेट्स बेचेंगे। फर्म के एसेट्स बेच के नहीं अगर हो रहा वो ना, वही तो बोल रहा हूँ ना, फर्म के पास पैसा नहीं है 1 रुपया भी, फर्म के पास कुछ नहीं है, खत्म हो गया सब, और 50 करोड़ देना बाकी है फर्म को, एसेट्स कुछ भी नहीं है फर्म के पास। अब क्या करेंगे? सर इनका दरवाजा खटखटाएंगे। जाओगे ना, और ये घर पे यस जाओगे, सर। उनके बर्तन उठाओगे, उनका मोबाइल उठाओगे, उनकी कार उठाओगे, बेचोगे और करोगे ना रिकवर, आया ना? इस केस में अगेन यस सर। पार्टनरशिप में भी फिर कोई सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस नहीं होता। सर सुना ही नहीं दिया मुझे। इसीलिए पार्टनरशिप में भी कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता। पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स को लॉ की नजर में अलग अलग नहीं माना जाता। अकाउंटिंग पर्पस के लिए हम अलग अलग रखते हैं, बट तुम ये नहीं बोल सकते हो वेदांत और किसी का कोई पार्टनरशिप फर्म है तो वेदांत और किसी ये नहीं बोल सकते कि हम उससे जुदा है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते हो। अगर कल को आपकी पार्टनरशिप फर्म ने कोई डेट, कोई 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 कर्जा लेके रख दिया और नहीं भरा ना, तुम्हारे घर पे भी आएंगे और तुमसे पैसा वसूलेंगे। बट क्या है, ऐसा कंपनीज में होता होगा क्या? कंपनीज के 1 करोड़ या 10 करोड़ या पता नहीं कितने करोड़ शेयर होल्डर्स होंगे, तुमको लगता है क्या कंपनी बंद पड़ गई तो क्या जो बैंक वाले हैं वो हर एक शेयर होल्डर के घर पे जाएंगे एसेट बेचने के लिए? कंपनी पकड़ लो, रिलायंस है, रिलायंस कंपनी के एन नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है, वो ओनर्स है, बराबर है? आई होप यू नो दैट शेयर होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ द बिजनेस, करेक्ट? हाँ, तो हम 1 करोड़ या 10 करोड़ या 100 करोड़ लोग हैं जो हम कुछ ओनर है रिलायंस के, पार्ट हम, मेरे पास 1 शेयर है, 10 शेयर है, 15 शेयर है, तो मैं कुछ ओनर हूँ। तुमको लगता है क्या कि अगर रिलायंस कल को बंद पड़ जाती है और उसके पास पैसे कम पड़ जाते हैं और एसिड्स वैसे सब बेच के भी अगर 500 करोड़ रुपए भरना बाकी है रिलायंस को, तो क्या करता है? तुम क्या एचडीएफसी बैंक मेरे घर पे आएगा क्या? तुम शेयर होल्डर हो, तुम ओनर हो, तुम्हारा स्त्री बेचो और हमारा 500 करोड़ रुपए भरो। डू यू थिंक दे विल डू दैट? डू यू थिंक? नो सर। नो So in सर। case of companies, it has a separate legal existence. कंपनी के ड्यूज के लिए आप मेंबर्स को या ओनर्स को पर्सनली लायबल नहीं पकड़ो। तो जब एक पब्लिक कंपनी होती है उसके केस में आपका सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस है, पार्टनरशिप में नहीं होता है, सोल ट्रेडिंग बिजनेस में नहीं होता है। ये तो रिस्क होता है सबसे बड़ा पार्टनरशिप में। कल को किसी पार्टनर ने लफड़ा कर दिया तो समझ लो, जस्ट एकदम एक रेयर के सिनेरियो, वेदांत, डाउट पूछूं? बोल बोल बोल। सर एंटरप्राइज, फर्म और कंपनी में क्या डिफरेंस है? एंटरप्राइज तो जनरल टर्म है बेटा, एंटरप्राइज आप किसको भी बोल सकते हो। एक सोल ट्रेडर भी अपना नाम क्या एंटरप्राइज लगा सकता है। इवन पार्टनरशिप फर्म कैन यूज एंटरप्राइज फ्रंट ऑफ देयर नेम। तो एंटरप्राइज इस टाइप ऑफ बिजनेस, चाहे वो बिजनेस किसी भी फॉर्म में हो। फर्म इज पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी इज कंपनी। आपको अगर फर्म और कंपनी का डिफरेंस नहीं मानते तो वो बताओ मैं। एंटरप्राइज इज समथिंग एल्स, वो एक, इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ बिजनेस व्हिच इज ऑफिशियल, इट कैन बी यूज्ड विद एनी बिजनेस नेम एज सच। मैंने बोलती है विशाल एंटरप्राइजेस, व्हाट इज इट? इट्स अ बिजनेस। So enterprise in itself is a business. हाँ, firm and company उसका डिफरेंस है, दोनों में फर्क तो है। पता है क्या तुमको डिफरेंस फर्म और कंपनी का? सर एक पता है कि फर्म में पार्टनरशिप्स होते, ओके, पार्टनर्स होते, ठीक और कंपनी में शेयर होल्डर्स होते। है, ये पता है तुम लोग को। अभी जब मैं कंपनीज एक्ट पे आऊंगा या इसी एक्ट में आगे, आज तो नहीं करते अपन, इसमें आगे डिस्टिंक्शन है पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी का, तब तुमको मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है कंपनी का और पार्टनरशिप का। डिफरेंस तो है और बहुत बड़ा डिफरेंस, ठीक है? तो अभी के लिए तो उसको होल्ड पे रख, वो डिस्कस होने वाला है। अब समझ लो, वेदांत विशाल एंड केतकी एंटर इनटू पार्टनरशिप, वीवीके एंड फॉर्म अपने बनाई, ठीक है? अपनी एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाई। पहली बात, अपने इसमें म्यूचुअल एजेंसी है,
तभी पार्टनरशिप फॉर्म बनी ना। वी हैव म्यूचुअल एजेंसी, मतलब किसी एक ने भी कुछ काम किया तो क्या हम तीनों रिस्पॉन्सिबल है? यस। अब मेरे को ये वेदांत पे थोड़ा डाउट है, ये बंदा कुछ तो गड़बड़ कर सकता है ऐसा मुझे लगता है। तो कितना बड़ा रिस्क सोचो, इफ वेदांत enters into a contract with someone और उसने एक बहुत बड़ा काम अपने सर पे लेके रख दिया कि हम 5,000 टन तुमको माल सप्लाई कर देंगे। अपना धंधा होता नहीं है कुछ, बट ही इज सो पॉजिटिव अबाउट दैट कॉन्ट्रैक्ट, तो उसने एक 5,000 टन का एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया। अब उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था, अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट ड्यू डेट पे सप्लाई नहीं किया तो तुमको 500 करोड़ का पेनल्टी बैठेगा। उसमें लिखा हुआ था जो भी तुम कॉन्ट्रैक्ट अरेंज कर रहे हो, जिस दिन पे तुम बोले माल सप्लाई होगा, उस दिन पे अगर माल सप्लाई नहीं हुआ तो 500 करोड़ का लायबिलिटी भरना पड़ेगा। ठीक है, अपना हो जाएगा सप्लाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उसने उस बड़े कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया। अब उसने साइन कर दिया बिकॉज ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, हम तीनों लायबल पर्सनली, करेक्ट, हम तीनों लायबल फॉर द बिजनेस। तो क्या मुझे भी उसको एग्री करना पड़ेगा? इवन इवन किटकी हैज टू cater to that specific contract, करेक्ट? अब मान लो कि इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, वेदांत ने अपने को पूछा भी नहीं, कंसल्ट भी नहीं किया, उसने उधर साइन करके आ गया, और फिर हमने देखा तो हमारा कैपेसिटी नहीं था कि हम वो दिन तक उसको दे सके। वो दिन तक, जिस दिन पे उसने एग्री किया, उस दिन तक माल सप्लाई करना इम्पॉसिबल। तो मतलब because of that mutual agency, now the firm is going to be liable for 500 crores, right? अब इस अमाउंट का सबसे पहले क्या होगा, इस अमाउंट सबसे पहले साला पूरा फर्म खाली करना पड़ेगा टू पे दैट लायबिलिटी, कि 500 करोड़ का तो इतना अपना है भी नहीं है। तो अपन ने पूरा फर्म खाली कर दिया और हमने 200 करोड़ रुपए भर दिए। इस इतना भर के भी वो 300 करोड़ छूटने नहीं वाला है। वो 300 करोड़ के लिए वो मेरे घर तक आएगा, करेक्ट? बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। वो 300 करोड़ के लिए वो मेरे घर पे आएगा, वो मेरे घर पे जाएगा, वो किसी घर पे जाएगा, एंड दे विल लिक्विडेट ऑल द पर्सनल एसेट्स ऑफ देम। और तो भी अगर भर नहीं पाए तो लॉस होएगा। मतलब अगर मैं बैंकक्रप्ट हो गया, तुम बैंकक्रप्ट हो गए, हम तीनों बैंकक्रप्ट हो गए, तो ही जाके वो रुकेगा। Can you just imagine the volume of risk I am taking when I'm entering into a partnership because of these two things? Mutual agency, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, नो सेपरेट एक्जिस्टेंस। मतलब अगर एक पार्टनर ने भी कोई गड़बड़ कर दी, ऑल द पार्टनर्स कैन कम ऑन रोड, ऑल द पार्टनर्स कैन कम ऑन। तो पार्टनरशिप में एंटर करना इज अ वेरी 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 रिस्की वेंचर। अगर तुमको किसी पार्टनर पे हल्का सा भी डाउट है, करो मत पार्टनरशिप। और अगर करनी है तो इसलिए उन्होंने बोला है कि अभी नया फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप आता है, इसको बोलते हैं अपन एलएलपी। सुना है आपने कभी एलएलपी? सुना है किसी ने? ओके, एलएलपी इज कॉल्ड एज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। थोड़ा सा एक पार्टनरशिप ही है, बट कुछ अलग है एज कंपेयर टू नॉर्मल पार्टनरशिप। ठीक है, तो अभी क्या समझा आपने? सिंपल वे टू से, नॉर्मल पार्टनरशिप में बिकॉज ऑफ म्यूचुअल एजेंसी एंड बिकॉज ऑफ नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, इट इज अ वेरी वेरी रिस्की वेंचर। उसके लिए उन्होंने एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस बनाया जिसको बोलते हैं एलएलपी। और आई टोल्ड यू एट द बिगिनिंग ओनली कि उसका भी अपना एक्ट है, एलएलपी एक्ट है। I told you the least relevant of all the 5 acts is this LLP Act। 5 मार्क का वेटेज है, तो ये भी अपन पढ़ेंगे। तो LLP क्या है? LLP भी पार्टनरशिप ही है, बट इसमें कुछ बेटर कर दिया है एज कंपेयर टू नॉर्मल पार्टनरशिप। तो वो अपन बाद में देखेंगे क्या होता है LLP, राइट? सो पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है क्या? नहीं। लायबिलिटी लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड। तुम्हारा घर दार बेच देगा, मतलब तुम्हारा कोई सीमा नहीं है कि मैं इसके बाद मैं कुछ नहीं भरूंगा, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं। लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। अगर पैसा भरना बाकी है तो तुम्हारे एसेट्स बेचते जाएंगे, जितना होगा उतना बेचते जाएंगे। हाँ, जब लायबिलिटी खत्म हो गई वहां पे वो रुकेंगे, अगर लायबिलिटी खत्म नहीं होगी तब तक तुम्हारा एसेट्स बिकता जाएगा। तो मींस देयर इज नो लिमिटेशन टू द लायबिलिटी, देयर इज नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर्स को एक ही माना जाता है।
ठीक है, ये लॉ के नजर में है, लॉ के नजर में मतलब तुम लीगली कोई केस फाइल करोगे तो तुमको ए और बी पे फाइल करना पड़ेगा और ए और बी को लड़के पैसा भरना पड़ेगा। पार्टनरशिप फर्म को अलग नहीं माना जाता उस केस में। ठीक है, तो आज का समरी करते हैं थोड़ा सा, लेट अस समराइज व्हाटएवर वी डिस्कस टुडे। हमने शुरू किया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कौन सा ईयर, 1932। उसके पहले क्या पार्टनरशिप हुआ करती थी, हाँ, किसके अंडर था पार्टनरशिप के क्लॉजेस, अंडर कॉन्ट्रैक्ट। बट 1932 में उन्होंने सेपरेट ऐड कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट उसको हटा दिया। अपन ने देखा पार्टनरशिप के लिए 5 चीजें चाहिए अपने, प्लीज रिपीट। फर्स्ट थिंग क्या होना चाहिए, सर मिनिमम 2%। ओके, पर्सन होने चाहिए, मतलब 2 लोग मिनिमम होने चाहिए। वेदांत नेक्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए और पार्टनरशिप में, वेदांत? सर लीगली हाँ अप्रूव होनी चाहिए पार्टनरशिप डीड। क्या, पार्टनरशिप डीड लीगली अप्रूव होनी चाहिए। मैं बोलता हूँ पार्टनरशिप में कोई तो एग्रीमेंट होना चाहिए, चाहे वो रिटर्न हो या ओरल हो। रिटर्न करके तुम रजिस्टर करोगे, लीगल करोगे, वो सब ठीक है, पर तुम्हारी डीड होगी या तुम्हारा ओरल भी होगा तो भी चलेगा। ये थर्ड पॉइंट, सर बोलो बोलो, आ रहा है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, लॉस शेयरिंग लिखा हुआ नहीं है। लॉस शेयरिंग शायद किसी और रेशियो में हो या ऑप्शन हो तो भी चले। वेदांत फोर्थ पॉइंट, किसके लिए बैठे हैं अपन? अपन जन सेवा के करने के लिए बैठे हैं कि किसके लिए बैठे हुए? प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए और बिजनेस करना चाहिए, तो इट शुड बी सम बिजनेस, राइट? इट कैन बी एनी ट्रेड, एनी प्रोफेशन। लास्ट पॉइंट, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी, एक कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ए बी सी डी चारों काम करे, ए काम करे, बी काम करे, सी काम करे, डी काम करे, सब चलेगा, सब रिस्पॉन्सिबल। जब पार्टनर खुद काम करेगा, एजेंट, बाकी लोग प्रिंसिपल। जब कोई और मेरे लिए काम करेगा, मैं प्रिंसिपल, वो एजेंट। मतलब पार्टनरशिप में हर एक बंदा एजेंट होता है जब वो खुद काम करता है, और प्रिंसिपल भी होता है जब कोई और काम करता है। बोथ आर एजेंट एंड प्रिंसिपल, बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी हैव म्यूचुअल एजेंसी। क्या प्रॉफिट शेयरिंग अल्टीमेट रिजल्ट है? क्या आफ्टर प्रॉफिट शेयरिंग कैन आई रीच टू द रिजल्ट की पार्टनरशिप है? नहीं। प्रॉफिट शेयरिंग होना इससे ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप बनती है क्या? नहीं। बहुत सारे केसेस देखिए अपने, यहाँ पे पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयर होता है बट पार्टनर नहीं होते वो। तो क्या जरूरी है? म्यूचुअल एजेंसी होना जरूरी। जैसे आपने वो वीडियो का केस देखा, अपन ने वो ऐसे अपना बिजनेस बेचा, प्रॉफिट शेयर वो देखा, या एम्प्लॉय को अपने प्रॉफिट शेयर दिया वो देखा। सब केसेस में प्रॉफिट शेयर हो रहा था बट पार्टनरशिप नहीं बन रही थी क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी नहीं। ठीक है, पार्टनर जब पैसा दे और उसको बोले कि वो एंड तक रहेगा तो कैपिटल, पार्टनर बोले पैसा दे रहा हूँ ब्याज चाहिए, वो बन जाएगा लोन। तो पार्टनर कैन गिव कैपिटल, पार्टनर कैन आल्सो गिव लोन। तो ट्रू टेस्ट इज म्यूचुअल एजेंसी, ये सब अपन ने देख लिया। लॉस शेयरिंग का मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि अगर लॉस शेयरिंग किसी और रेशियो में है तो उसको मेंशन करना जरूरी है, वो डीड में लिखा होना चाहिए। पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए कि लॉस किस रेशियो में शेयर किया जाए। मिनिमम मैक्सिमम नंबर याद होगा तुमको, 2, मैक्सिमम 50, सेक्शन 464 कंपनीज एक्ट। अभी ये भूलना नहीं चाहिए, ऑटोमेटिक तुमको डन होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक सो। और नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, अनलिमिटेड लायबिलिटी। आई थिंक सो। क्या आज का समरी इज फाइन? दिमाग में सब कुछ गया जितना भी डिस्कस किया अपन ने? बाउंसर गया हो तो यस बोलो, सर। बाउंसर गया हो तो बोलो, नींद आ रही हो तो बोलो, बिकॉज आई शुड गेट, आई वांट द फीडबैक। आई डिड तो अंडरस्टैंडेबल था? नो सर, नहीं आ रही। नींद नहीं आ रही, वेरी गुड। समझे सब कुछ? अब तक अपन ने टेक्स्ट देखा यस नहीं सर। है, अब तक मैंने आपको सीए मटेरियल दिखाया भी नहीं। अभी अपन यही चीज वापस सीए मटेरियल में पढ़ेंगे तो सेकंड टाइम रिवीजन हो जाएगा कि अच्छा ये चीज अपन देखा कल, वापस पढ़ लेंगे। तो अपन बार 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 इसको करने वाले हैं। आपको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो याद मैं करा दूंगा तुमको। तुम इतने बार याद कर लोगे कि तुम नींद में बोलोगे। सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट में बोला हुआ है ऑफ मेंबर्स इज 50। ऐसे हर एक क्लॉज को दिमाग में फिट हो जाएगा। तो इट इज ओवर द पीरियड, क्योंकि क्या है ना, आपका 12th भी है, ऑटोमेटिकली आपका स्कूल भी है, यू ऑलरेडी हैव टू मच बर्डन।
So I don't want कि after my class you have to sit for hours together and practice that. So I will ensure कि अपन class में इतना कर ले कि आपको वापस करने की जरूरत नहीं पड़े. That will be my intention and objective behind this. ठीक है? Any doubt? Just let me know. शायद कल भरत सर लेंगे मैथ्स. मैं एक बार उनसे कंफर्म करता हूँ. तो कल आपका शायद मैथ्स का एक लेक्चर होगा. You can just ask your friends to attend. तो कर ही सकते हैं attend. Later on then they can take their call. ठीक है, शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर, लेट अस मीट टुमारो, बाय. Thank you, sir. ओके. ओके सर. सर एक्सक्यूज मी सर. हाँ विधान बोल. हेलो हाँ बोलना आ रहे ना. सर, मुझे एक पूछना था सर. बोलना. सर मुझे मैथ्स और बिजनेस लॉस की क्लास लगानी थी सर. मैंने बोला भी था कीर्ति को. हाँ अच्छा, क्या है बेटा फिर? हाँ यस सर, उसी की लगानी थी सर. तो ठीक है, पर कंफर्म है ये चीज. यस सर कंफर्म क्या है. होगा, एक बार मेरा सिलेबस आगे चला गया फिर डिफिकल्ट होगा. बाद में तुम मुझे फिर बोलोगे तो फिर तुमको वो फिर जैसा होना पॉसिबल नहीं होगा. तो एक बार लगा तो सोच लो. इफ इट इज कंफर्म कि आपको 2 सब्जेक्ट लगाना है तो ठीक है. मैं आपका कांटेक्ट नंबर आप मुझे सिर्फ एक बार पिन कर दो. एक बार इसके नीचे मेरा नंबर, मैं आपको डिटेल्स डालता सर हूँ. 93 एक मिनट. 93 बोल. 22 9322 22 हाँ 62 हाँ 41 हाँ 28. 28. ओके सर. यस सर. मैं तुझे सर एक्चुअली वो फाउंडेशन का अकाउंट्स 12th बेस ही होता है. मैं ऑलरेडी 12th सर मैं कर रहा हूँ. उस पे ध्यान है सर. इकोनॉमिक्स की सर मतलब सर, मुझे पता नहीं था सर कि आप लेने वाले हो बाद में क्लास. मैंने स्टार्टिंग में कीर्ति को बहुत पूछा था एक्चुअली स्टार्टिंग में इंटरेस्ट था, बिना था लेकिन पहले से ही, बट थोड़ा सा नो कुछ इश्यूज चल रहे थे. तो हाँ नहीं हमारा भी नहीं फिक्स हो रहा था लेने का. बट देन फिर मैंने किसी से बात किया, भरत से बात हुआ, तो देन वी डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग अहेड विद दिस बैच. अदरवाइज वो पहले हमारा भी डिसाइडेड नहीं था एक्चुअली करने का. बट नेवरदलेस ठीक है, सर इसी वजह से प्रॉब्लम हो गई. कोई इशू नहीं, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक इसी है. वजह से प्रॉब्लम हो गई मेरी. चलो कोई प्रॉब्लम नहीं. तू अच्छा, तूने अभी कई क्लास ज्वाइन किया है क्या फॉर अकाउंट्स एंड दिस, कि तू घर पे ही कर रहा है स्कूल के साथ में? यस सर, वही प्रॉब्लम है कि मैंने अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की क्लास ज्वाइन कर ली. ओह सर पूरे साल मेरे को क्लास नहीं थी. ओह क्लास, आई थॉट कि तू खुद से सेल्फ स्टडी कर रहा है. सर मेरा वही चल रहा था कि खुद से सेल्फ स्टडी करूँ, खुद से करूँ कि और सीए की भी क्लास लग जाएंगे सर, उसमें अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स हो जाएगा. लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ सर, कोई ले ही नहीं रहा था. तो सर मेरे को फाइनल लगानी पड़ी फिर और पे. तो अभी क्लास चल रही है तेरी साथ में साइमल्टेनियसली? यस सर अभी 1 मंथ होने आया है. अच्छा अभी 11 तारीख को 1 मंथ हो जाएगा. अरे रे, चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम. ठीक है, मैं तुझे डिटेल्स भेजता हूँ लॉ का और मैथ्स का. तू देख, मुझे कंफर्म कर. ठीक है. ओके सर. थैंक यू सर. ओके बाय. गुड नाइट सर. गुड नाइट बाय बाय. गिफ्ट कैसे कर